अध्याय 271 पॉकेट हंटिंग आयाम में बड़ा बदलाव। पॉकेट हंटिंग आयाम। शौर्य बिस्तर पर बैठकर अपनी योजना के बारे में सोच रहा था। उसने तय कर लिया था कि कौन सी दिव्य कला खरीदनी है। इस समय उसे पहले हवा और बिजली के पंख सीखने की जरूरत थी। ग्रीन Z/ दूसरे स्थान पर था। आखिरकार उसकी वायु देव कला खराब नहीं थी। यह उसके हमले का सामान्य तरीका हो सकता है। तदनुसार अंतिम पंच स्टार को अपंग करने वाला होगा। दिव्य कलाओं की साधना करते समय दाओ ज्ञानोदय कक्ष और उसके बैंगनी प्रकाश गोले का उपयोग करने से सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त होंगे। अगले 2 दिनों में शौर्य दिन के समय रिया के साथ महिला शराबी के घर जाता था और रात में लाल गोले का इस्तेमाल करता था। शौर्य ने अपनी आंखें बंद कर लीं और पॉकेट हंटिंग आयाम में चला गया। वह बहुत उत्सुक था कि कल क्या हुआ था। क्या वह खरगोश मर गया या चारों अधिपति मर गए? संदेह से भरा हुआ शौर्य एक बार फिर पॉकेट हंटिंग आयाम में प्रकट हुआ। वह स्थान जहां वह पहली बार दिखाई दिया वहां 5 मीटर से अधिक ऊंची घास का एक टुकड़ा था। शौर्य की मानसिक शक्ति ने आसपास के वातावरण को स्कैन किया और कुछ भी असामान्य नहीं देखा, इसलिए वह फिर से छिपकर वापस उड़ गया। लगभग 100 मीटर की ऊंचाई पर शौर्य ने चारों ओर देखा। उसने जो कुछ भी देखा वह हरी भरी घास थी। आगे कुछ ही दूरी पर लड़ाइयां थीं, लेकिन ये सिर्फ मुख्य मार्शल स्टेट बीस्ट की लड़ाई थी। अब उनके गोले उसके लिए बेकार थे। हर जगह शांति और सद्भाव था। ऐसा लग रहा था जैसे काल का प्रलय का दिन बस एक सपना था। शौर्य ने आह भरी। उसने कुछ अच्छा मजा खो दिया। फिर वह जमीन पर उतरा। हवा में उड़ते हुए बॉस द्वारा पकड़ा जाना आसान था। गड़गड़ाहट। इसी समय दूर से गड़गड़ाहट जैसी आवाज आई। इस आवाज ने शौर्य को चौंका दिया। वह चौंक गया। अभी तो सिर्फ 2 ची थीं, लेकिन उसे 4 देव कलाएं महसूस हुईं। ची की शक्ति लगभग 50 छिद्रों के साथ छिद्र खोलने की स्थिति तक पहुंच गई थी। ये कैसे संभव था? यहाँ तक कि वे जानवर भी जो भगवान की कला के टुकड़े खा गए इतने मजबूत नहीं होने चाहिए। 4 देव कलाएं क्यों थीं? शौर्य युद्ध की ओर उड़ गया। यह उसकी मूल स्थिति से सिर्फ 40 किलोमीटर दूर था। शौर्य, जिसकी गति सुपरसोनिक थी, के लिए इसमें 1 मिनट से भी कम समय लगा। शौर्य ने दोनों जानवरों को लड़ते हुए देखा। उनमें से एक बहुत बड़ी काली बिल्ली थी जिसके शरीर पर बिजली चमक रही थी। दूसरा हरा रंग का काला शल्क वाला तेंदुआ था। ठीक है, यह हरा शल्क वाला तेंदुआ होना चाहिए। शौर्य, दोहरी ईश्वर कला। प्रत्येक जानवर के पास 2 देव कलाएं थीं। ऐसा लग रहा था जैसे इस मानचित्र पर कुछ बदल गया है। शौर्य की आंखें चमक उठीं और वह कल की लड़ाई के बारे में सोचने लगा। क्या यह उस खरगोश के कारण था? क्या उस खरगोश ने ऐसा कुछ किया जिससे इस मानचित्र पर मौजूद जानवरों को देव कला के टुकड़े खाने की अनुमति मिल गई? या शायद 30 से अधिक छिद्रों वाले जानवर थे, लेकिन उन्हें उन 4 अधिपतियों की जाति ने मार डाला। क्या उस खरगोश ने क्रांति का नेतृत्व किया? हे भगवान, यह एक प्रेरणादायक खरगोश था। शौर्य को अपने अनुमान पर विश्वास करने की हिम्मत नहीं हुई। क्या उसने इस खरगोश को गलत समझा था? क्या ये वास्तव में एक अच्छा खरगोश था? लेकिन फिर यह सोचकर कि कैसे वह कई बार मौत के मुंह में समा गया था, उसने अपना सिर हिला दिया। बिल्कुल नहीं, लेकिन जब जानवर अधिक शक्तिशाली हो गए तो यह उसके लिए लाभदायक था। वह 400 से 500 एपर्चर की शक्ति वाले बॉस को नहीं हरा सकता था, लेकिन वह इनको हरा सकता था। शौर्य ने अपने हवा के पंखों का इस्तेमाल किया और हरे शल्क वाले तेंदुए के सिर के ऊपर से उड़ गया। मरो। गड़गड़ाहट। शौर्य का चेहरा ठंडा था क्योंकि उसने अपनी दाहिनी मुट्ठी से मुक्का मारा था। हवा, आग और बिजली की शक्ति, साथ ही साथ एक शरीर देवकला, ने आसानी से दूसरे पक्ष की सुरक्षा को तोड़ दिया। एक भयानक हड्डी टूटने जैसी आवाज आई। तेंदुए के चारों ओर धूसर धुंध थी, मानो वह अपनी चोटों को ठीक करने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन वह बहुत ज्यादा घायल हो गया था। एक पल में ही उसकी जीवन शक्ति बिखर गई। वह जमीन में धंस गया, जिससे एक गहरा गड्ढा बन गया। काली बिल्ली का फर खड़ा हो गया। म्याऊं म्याऊं म्याऊं। वह उस व्यक्ति की ओर चकित होकर देख रहा था जिसने उस प्रतिद्वंद्वी को थप्पड़ मारा था, जिससे वह इतनी जोर से लड़ा था कि उसकी मौत हो गई थी। ये सही नहीं था। ये छोटा सा जानवर इतना शक्तिशाली क्यों था? तभी उसने देखा कि 2 पैरों वाला जानवर कुछ बुरी मंशा प्रकट कर रहा है। 2 पैरों वाला जानवर गायब हो गया, लेकिन काली बिल्ली को लगा कि उसकी कमर पर एक भयानक शक्ति टूट रही है। वह दहाड़ना चाहती थी, लेकिन उसके मुंह से केवल खून ही निकल रहा था। शौर्य ने धूल में बदलते 2 जानवरों को देखा और मुस्कुराया। एक और उत्थान भगवान कला, पवन भगवान कला, बिजली भगवान कला और प्रथम शरीर भगवान कला ओब। उन्होंने वास्तव में 2 देव कला के टुकड़े खा लिए। इस नक्शे में बहुत बड़ा बदलाव आया। जाहिर है, यह उस खरगोश की वजह से हुआ। शौर्य ने देव कला गोले, साथ ही 10 लाल और 4 बैंगनी गोले एकत्र किए। वे बॉस ऑर्ब्स की तुलना में बहुत कमजोर थे, लेकिन सामान्य एपर्चर खोलने वाले राज्य जानवरों की तुलना में बहुत अधिक मजबूत थे। शौर्य खुशी खुशी फिर से जंगल के रास्ते पर चल पड़ा।
एक दिन बाद शौर्य ने काले शल्क वाले तेंदुए को धूल में बदलते देखा जब वह अपने मुंह से खून पहुंच रहा था। दसियों किलोमीटर तक चारों ओर अराजकता फैल गई। जमीन पर बड़े बड़े गड्ढे फैल गए। इस काले रंग के तेंदुए के पास सिर्फ एक ही शरीर कला थी, लेकिन इसकी शक्ति 120 छिद्रों के साथ छिद्र खोलने की अवस्था तक पहुंच गई थी। सिर्फ एक दिन में ये पहले से ही इतना शक्तिशाली हो गया था। जिस गति से वे मजबूत हुए वह उससे बिल्कुल अलग थी। शौर्य को अचानक याद आया कि कल बहुत सारे बॉस मर गए थे। क्या यह इसी कारण से हुआ था? फिर उसने गोले उठा लिए। इस समय आकाश में अंधेरा छा गया। उसने ऊपर देखा कि कहीं कोई बॉस सूरज को ढक तो नहीं रहा। वह मरने के लिए तैयार था। हालांकि ऐसा लग रहा था जैसे आसमान अपने आप ही काला हो गया हो। शौर्य उलझन में था। अभी अंधेरा होने का समय नहीं था। इस समय आकाश से एक अत्यंत दूर की सुनहरी किरण चमकी जो स्वर्ग और पृथ्वी को जोड़ रही थी। तभी यह स्पष्टची गुजर गई। सभी प्रकार के जानवर दहाड़ने लगे। क्या हो रहा था? फिर भी अचानक शौर्य की दृष्टि काली हो गई और जब उसने अपनी आंखें खोलीं तो वह पहले से ही बाहर था। शौर्य एक अचंभित भाव के साथ अपने बिस्तर पर बैठ गया। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। क्या हुआ? वह मरा नहीं था तो फिर बाहर क्यों आया? जेब शिकार आयाम में। जिस स्थान पर स्वर्ण स्तंभ गिरा वह स्थान बंजर भूमि में बदल गया। बंजर भूमि पर 4 अधिपति जिन्हें शौर्य ने पहले देखा था सुनहरे स्तंभ को घूर रहे थे। एक बहुत बड़ा खरगोश जो घावों से भरा हुआ था खंभे के नीचे जल्दी से ठीक हो गया। जिस क्षण शौर्य गायब हुआ सुनहरी किरण गायब हो गई और सफेद खरगोश ने अपनी आंखें खोल दीं। चारों राजा दहाड़ने लगे लेकिन उन्होंने खरगोश पर हमला जारी नहीं रखा। इसके बजाय वे भाग गए। अध्याय 272 दो युवा ड्यूकों का संरक्षण। पॉकेट हंटिंग आयाम। शौर्य ने पॉकेट हंटिंग आयाम में जो कुछ हुआ उसके बारे में सोचना बंद कर दिया और मामले को फिलहाल के लिए शांत कर दिया। अपनी वर्तमान शक्ति के साथ वह कुछ भी नहीं कर सकता था। कम से कम आज तो उसे दर्द नहीं हुआ। ये सोचकर शौर्य थोड़ा खुश हुआ। वह बैठ गया और आज उसने जो गोले इकट्ठा किए थे उन्हें देखने लगा। ये नए ऑर्ब्स बॉस ऑर्ब्स से कमज़ोर थे लेकिन फिर भी दूसरे एपर्चर ओपनिंग स्टेट बीस्ट से ज़्यादा मजबूत थे। ये शौर्य के लिए अभी भी प्रभावी होगा। शौर्य को अभी भी उस शराबी से अपना माथा झटकने का बदला लेना था। इस बारे में सोचते ही शौर्य को तुरंत साधना करने की प्रेरणा मिली। खेती। अगली सुबह शौर्य ने अपनी आंखें खोली और उठ गया। साधना की एक रात में शौर्य ने 3 लाल गोले इस्तेमाल कर लिए। उसकी आत्मा शक्ति साधना का स्तर अंततः छिद्र खोलने की अवस्था तक पहुंच गया। हालांकि यह अभी भी उसके भौतिक शरीर से कमजोर था, फिर भी अंतर इतना बड़ा नहीं था। शौर्य ने अपने शरीर में बढ़ती हुई आध्यात्मिक शक्ति को महसूस किया और बहुत अच्छा महसूस किया। वह बहुत मजबूत हो गया। सफाई करने के बाद शौर्य नीचे आया और देखा कि यंगयिंग अभी भी वहां थी। यंगयिंग के अलावा रिया भी था। शौर्य ने उत्सुकता से पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रिया ने शौर्य की ओर देखा। मैंने साधना पूरी कर ली थी और यंगयिंग को नहीं देखा था, इसलिए मैं उसे खोजने चला गया। फिर वह शौर्य पर चिल्लाई, तुमने मुझे संदेश क्यों नहीं भेजा? जब उसने देखा कि यंगयिंग चली गई है तो वह बहुत डर गई। क्या होगा यदि वह बाहर जाकर आकाशगंगा के साथ तब तक खेलती रहे जब तक वह टूट न जाए? शौर्य अवाक रह गया। यंगयिंग बहुत भूखी थी, इसलिए वह बाहर बांस काट रही थी। क्या मैं दोषी हूँ? क्या मुझे उसे खाना नहीं खिलाना चाहिए था? रिया चकित हो गई और उसे एहसास हुआ कि यह उसकी गलती थी, इसलिए उसने बात करना बंद कर दिया। शौर्य मुस्कुराया, बहुत बढ़िया, हम साधना करने के लिए शिक्षक नांगोंग के घर जाएंगे। उसने कहा है कि वह हमें सिखाएगी। रिया ने सिर हिलाया। फिर उसने कहा, मैं यंगयिंग के लिए नाश्ता बनाऊंगी। शौर्य मुस्कुराया, मुझे भी हिस्सा चाहिए। यंगयिंग, जो कार्टून देख रही थी, ने खाने का जिक्र सुना और तुरंत रिया को घूरने लगी। रिया ने शौर्य को तिरस्कार से देखा। यंगयिंग तुम्हारे कारण ही ऐसा व्यवहार कर रही है और मुझे अभी भी तुम्हारे लिए खाना बनाना है। हालांकि उसने शौर्य के अनुरोध को अस्वीकार नहीं किया। शौर्य ने मुस्कुराते हुए यंगयिंग के सिर को थपथपाया। यंगयिंग एक तुरुप का पत्ता था। अगर वह अकेला होता तो वह शायद उसे अनदेखा कर देती, लेकिन अब वह आज्ञाकारी ढंग से खाना बनाने चली गई। नाश्ते के बाद शौर्य और रिया यंगयिंग को नांगोंग जिंग के घर ले आए। लूजी ने दस्तक दी और दरवाज़ा खुल गया। हालांकि ये कियू हेशा था। शौर्य उसकी कोमल मुस्कान देखकर दंग रह गया। उसने उसके साथ कोई गड़बड़ नहीं की, है न? यंगयिंग, बहन को गले लगाने दो। कियू हेशा ने बस उसकी ओर देखा और फिर यंगयिंग को गले लगाने के लिए अपनी बाहें खोल दीं। यंगयिंग ने इसे अस्वीकार नहीं किया। कियू हेशा ने यंगयिंग को गले लगाया और मुस्कुराए। किसी कारण से चारों में से उसने यंगयिंग को सबसे अधिक बिगाड़ा। अंदर आएं, कियू हेशा ने संकेत दिया।
शौर्य ने असमंजस में पूछा, शिक्षक कियुए, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कियुए हेशा मुस्कुराया, कल मेरी दिव्य कला में सुधार हुआ, इसलिए मैं मादा टी-रेक्स के साथ इसका परीक्षण करने गया। शौर्य और रिया उसकी बातों से चौंक गए। दो शीर्ष युवा ड्यूकों की लड़ाई। वे वास्तव में देखना चाहते थे, लेकिन वे बहुत देर से आए। शौर्य पूछना चाहता था कि कौन जीता, लेकिन उसने सोचा और नहीं पूछा। अगर कियुए हेशा हार गए तो यह अजीब होगा। अगर नांगोंग जिंग हार जाती और वह ये सुनती, तो वह क्रोधित हो जाती। इस समय नांगोंग जिंग नीचे आए और मुस्कुराए। आप लोग यहाँ हैं, बढ़िया, वर्चुअल रियलिटी पॉड्स तैयार हैं, ऊपर आ जाओ। कियुए हेशा मुस्कुराए, छात्रों को पढ़ाना, मैं भी कर सकती हूँ, मैं भी आऊँगी। नांगोंग जिंग ने भौहें चढ़ाईं। आप सम्राट कैपिटल अकादमी के शिक्षक हैं, आप क्यों शामिल हो रहे हैं? कियुए हेशा मुस्कुराया, क्या आप डरते हैं कि मैं आपसे बेहतर पढ़ा सकता हूँ और आपके छात्र को ले सकता हूँ? नांगोंग जिंग ने घूर कर देखा। तब आओ। शौर्य और रिया को पहले से ही इसकी आदत थी, वे हंसना भी चाहते थे। फिर भी दो युवा ड्यूकों द्वारा उन्हें सिखाना निश्चित रूप से उनके लिए फायदेमंद था। वर्चुअल रियलिटी पॉड में प्रवेश करते ही उन्होंने यंग इंग को खेलने दिया। चारों ने ढीले मार्शल आर्ट के कपड़े पहने हुए थे। कियुए हेशा ने एक मोहक मुस्कान दिखाए, छोटे भाई शौर्य, क्या आप एक सेक्सी पर्सनल ट्यूटर चाहते हैं? शौर्य की मुस्कान जम गई। खांसी, शिक्षक कियुए विनोदी हैं, भगवान की कला और युद्ध शैली शिक्षक नांगोंग के लिए अधिक उपयुक्त है। कियुए हेशा मुस्कुराया, मैं तब रिया को सिखाऊंगा। वह बस शौर्य के साथ खिलवाड़ कर रही थी। जहां तक शौर्य के फेडरल यूनिवर्सिटी चुनने की बात है, तो यंगइंग के आने के बाद से उसे इसकी परवाह नहीं थी। कियुए हेशा ने रिया को उदास होकर देखा, तुम उस मादा टी-रेक्स को बहन जिंग कहते हो, तुम मुझे शिक्षक कियुए क्यों कहते हो? कम से कम हमने पहले भी एक साथ मौत का सामना किया है ना? मैं बहुत दुखी हूँ। शौर्य, रिया, नांगोंग जिंग, पहली बार दोनों को एहसास हुआ कि नांगोंग जिंग और कियुए हेशा किस स्तर की प्रतिस्पर्धा में थे। यहाँ तक कि उनमें खिताब के लिए भी झगड़ा हुआ। रिया मुस्कुराया, धन्यवाद बहन हेशा। कियुए हेशा ने खुशी से सिर हिलाया। नांगोंग जिंग ने उसे घूर कर देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। शौर्य को इस बात पर यकीन नहीं हुआ। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि वे पढ़ाने वाले थे। उसने शौर्य को देखा और कहा, शुरू करो। शौर्य ने सिर हिलाया। उसने अपना घुटना मोड़ा और जमीन पर पैर पटकते हुए अपनी आंखें एकाग्र कर लीं। गड़गड़ाहट। शौर्य गायब हो गया और जहां वह खड़ा था वहां दरारें दिखाई देने लगीं। उसी समय शौर्य नांगोंग जिंग के बाईं ओर दिखाई दिया। उसके छिद्र खोलने की अवस्था में आत्मा बल साधना, शारीरिक शक्ति, प्रथम शरीर देवकला और शक्ति देवकला का उपयोग एक ही समय में किया गया था। शौर्य के शरीर पर एक काली रोशनी बह रही थी। उसके काले बाल और पुतली में धातु जैसी चमक थी। उसकी ची एक विशाल काले बाघ की तरह प्रबल और भयंकर हो गई। शौर्य ने मौलिक देवकला का उपयोग नहीं किया। आखिरकार नांगोंग जिंग को तत्व देवकला का ज्ञान नहीं था। सिर्फ शक्ति देवकला और भौतिक देवकला का उपयोग करके उसके लिए समस्याओं का निदान करना आसान हो जाएगा। शौर्य के दाहिने हाथ पर एक हल्का काला क्रिस्टल अवरोध दिखाई दिया। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। शक्ति का संचार हुआ, जिससे आसपास की हवा में कुछ लहरें पैदा हो गईं। गड़गड़ाहट। शौर्य की दाहिनी मुट्ठी एक काली रोशनी में बदल गई जो नांगोंग जिंग के दाहिने कंधे की ओर बढ़ी। भयंकर मुट्ठी के बल ने नांगोंग जिंग के सुंदर काले बालों को उड़ा दिया, जिससे वे स्वतंत्र रूप से उड़ने लगे। उसका चेहरा शांत था। उसकी आंखों के नीचे सोने की एक किरण चमक उठी। फिर उसके दाहिने हाथ ने शौर्य की काली मुट्ठी के बल को रोक दिया। संघर्ष। मंच पर जोरदार धमाके की आवाज आई। कियुए हेशा और रिया, जिन्होंने अभी तक शुरुआत नहीं की थी, ने इधर उधर देखा। कियुए हेशा की सुंदर आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। उसने शौर्य के बारे में नवीनतम समाचार सुना था, लेकिन ये पहली बार था जब उसने शौर्य की शक्ति देखी थी। उसे याद आया जब शौर्य ने स्कूल चुने थे। उस समय शौर्य की शक्ति केवल गूढ़ मार्शल राज्य के निचले स्तर पर थी। बहुत कम समय में ये बच्चा इस स्तर तक पहुंच गया। कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतना वायरल हो गया। रिया ने शौर्य की लड़ाई को ध्यान से देखा। बड़ी लिन की विरासत के साथ उसने तेजी से प्रगति की, लेकिन वह अभी भी शौर्य को पकड़ने में सक्षम नहीं थी। शौर्य हमेशा से उसे हराता आया था। वह उससे आगे निकलने वाली थी। नांगोंग जिंग थोड़ा हैरान हुआ। कल की तुलना में ये बच्चा और भी अधिक मजबूत हो गया। ये ज्यादा तो नहीं था, लेकिन वह अभी भी इसे महसूस कर सकती थी। बूढ़े व्यक्ति के मन में बच्चे के प्रति सकारात्मक धारणा बनने का एक कारण था। बेशक नांगोंग जिंग ऐसा नहीं कहने वाला था। जैसे ही शौर्य के हाथ ने नांगोंग जिंग की हथेली को छुआ, उसने महसूस किया कि कैसे उसकी मूल रूप से शक्तिशाली शक्ति रेत की तरह बिखर गई। ये बहुत कमजोर हो गई थी। वह पीछे हटना चाहता था, लेकिन नांगोंग जिंग की उंगली पहले ही उसके सिर के पास आ चुकी थी। शौर्य केवल देख सकता था कि उसकी उंगली उसके माथे को छू रही थी।
उन लंबी उंगलियों से एक बहुत बड़ी शक्ति निकली। वह उसके माथे पर आ गिरी। अचानक उसका सिर बहुत बड़ी ताकत से पीछे की ओर आ गया। यह आदमी, शौर्य ने अदृश्य रूप से उसके शरीर को हिलाया जिससे उसकी शक्ति कम हो गई। वह पलटा और जमीन पर गिर गया। फिर उसने अपना माथा ढक लिया। नांगोंग जिंग ने मजाक किया, शक्ति को कम करने में बुरा नहीं है, लेकिन आपकी शक्ति बहुत बिखरी हुई है और हरकतें बहुत बड़ी हैं। आप इसे पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर सकते। आपको इसे नियंत्रित करने का अभ्यास करने की ज़रूरत है। वह शक्ति को कम करने में अच्छा था क्योंकि कल उसने उसे कुछ 100 बार झटका दिया था। हालांकि नांगोंग जिंग अभी भी संतुष्ट थी। अन्य एपर्चर ओपनिंग स्टेट मार्शल कलाकारों की तुलना में शौर्य की शक्ति की महारत बहुत उच्च स्तर पर है। हालांकि उसकी आवश्यकताएं अधिक थीं। कियुए हेशा और रिया को शौर्य को दर्द में देखना मज़ेदार लगा। रिया ने गहरी सांस ली और कहा, बहन हेशा, चलो हम भी शुरू करते हैं। अध्याय 273। शिक्षक लुओ एक महान व्यक्ति हैं। पॉकेट हंटिंग आयाम। शौर्य को यह भी नहीं पता था कि कियुए हेशा अभी भी सम्राट कैपिटल अकादमी का शिक्षक था या नहीं। यदि एम्परर कैपिटल अकेडमी के छात्रों को पता चले कि उनके शिक्षक फेडरल यूनिवर्सिटी के छात्रों को पढ़ा रहे हैं तो क्या वे क्रोधित होंगे। 2 दिन बाद जिन्याओ ग्रह से खबर आई कि दाओ ज्ञानोदय कक्ष खाली हो गया है। नांगोंग जिंग कियुए हेशा, रिया और शौर्य के साथ साथ यंगइंग को जिन्याओ ग्रह पर ले गया। चूंकि यंगइंग के सबसे ज्यादा परिचित 4 लोग दाओ ज्ञानोदय कक्ष में जा रहे थे, इसलिए वे यंगइंग को अकेला नहीं छोड़ सकते थे। कौन जानता था कि वह भूख से पूरे छात्रावास को खा जाएगी। और शायद बूढ़े नांगोंग को यंगइंग के साथ रहने से लाभ होगा। झोपड़ी के सामने नांगोंग जिंग का उड़ता जहाज रुका। चारों ने यंगइंग को नीचे उतारा। उसने उत्सुकता से इधर उधर देखा। बूढ़ा नांगोंग पहले से ही झोपड़ी के बाहर इंतजार कर रहा था। नांगोंग जिंग ने यंगइंग को देखकर मुस्कुराया। छोटी यंगइंग, ये बूढ़ा आदमी बहन का परदादा है। इस महीने हम इस ग्रह पर अन्य स्थानों पर साधना करेंगे। क्या तुम बूढ़े दादाजी के साथ रह सकती हो। यंगइंग का शरीर अकड़ गया। उसने चारों की तरफ देखा और पलकें झपकाईं। क्या तुम लोग सच में इस ग्रह पर खेती करने के लिए रहोगे। तुम लोग नहीं जाओगे। शौर्य ने यंगइंग के सिर पर हाथ फेरा। चिंता मत करो, हम नहीं जाएंगे। बूढ़ा नांगोंग नीचे बैठ गया और यंगइंग की तरफ देखकर मुस्कुराया। तुम यंगइंग हो, है न। तुम्हें यह महसूस होना चाहिए कि बड़े भाई बहन इसी ग्रह पर हैं। चिंता मत करो, तुम यहाँ मेरे साथ खेल सकती हो, ठीक है। यंगइंग ने चारों को झिझकते हुए देखा। आखिरकार उसकी दोस्त एक बार पहले भी चली गई थी। वह नहीं चाहती थी कि ऐसा दोबारा हो, लेकिन चूंकि उन्होंने कहा कि वे इसी ग्रह पर हैं, इसलिए वह अभी भी उन्हें महसूस कर सकती थी। ये सोचते हुए यंगइंग ने सिर हिलाया। तो फिर जल्दी वापस आ जाओ। रिया ने यंगइंग का चेहरा सहलाया। चिंता मत करो, हम 1 महीने में वापस आएंगे। कियुए हेशा ने यंगइंग को गले लगाया। बड़ी बहन यंगइंग को पीछे नहीं छोड़ेगी। नांगोंग जिंग ने कुछ सोचा और बूढ़े नांगोंग से कहा, बूढ़े आदमी, आप यंगइंग को शराब नहीं पीने दे सकते। शौर्य और बाकी लोगों द्वारा ब्रेन वॉश किए जाने के बाद उसे अंततः एहसास हुआ कि यंगइंग का शराब पीना अनुचित था। शौर्य और अन्य, यंगइंग पहले से ही खाने की शौकीन थी। अगर वह शराबी भी हो गई तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। बूढ़े नांगोंग ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। चिंता मत करो, मुझे पता है। अगर उसे मौका भी मिलता तो वह ऐसा नहीं करता। कौन जानता था कि शराब यंगइंग को प्रभावित करेगी या नहीं। अगर कुछ हुआ तो इसका असर पूरी मानव जाति पर पड़ेगा। शौर्य और अन्य 3 लोग उड़ते जहाज पर झोंपड़ी से निकलकर झोंपड़ी से बहुत दूर एक छोटे से शहर में आ गए। इस शहर का दायरा सिर्फ 20 किलोमीटर था। इसके चारों ओर 10 मीटर ऊंची काली दीवारें थीं, जिनमें तरह तरह की तोपें और ऊर्जा अवरोधक उपकरण लगे हुए थे। अंदर के घर ऊंचे नहीं थे, वे केवल 2 मंजिला थे और काले भी थे। ये पूरा शहर काली चॉकलेट जैसा लग रहा था। पहले ये शहर एक बड़ा अंतरिक्ष स्टेशन था, लेकिन यहाँ सिर्फ कुछ उड़ने वाले जहाज आते जाते थे। नांगोंग जिंग ने अपना जहाज वहां पार्क किया और चारों बाहर निकल गए। कियुए हेशा मुस्कुराया। ये तुम्हारा जिन्याओ शहर में पहला दौरा है। मैं तुम्हें यहाँ के नियम बता दूंगा ताकि अगली बार जब तुम अकेले आओ तो तुम नियम न तोड़ो। यहाँ नियम तोड़ना बहुत गंभीर अपराध है। कृपया बोलें, गुरुजी। जिन्याओ शहर डॉन सिस्टम का सबसे बड़ा खजाना है। डॉन नेटवर्क पर उच्च शैक्षणिक क्रेडिट की आवश्यकता वाले आइटम यहाँ रखे गए हैं। अगर कोई उड़ने वाला जहाज शहर के ऊपर से उड़ता है तो उसे बिना किसी हिचकिचाहट के नीचे गिरा दिया जाएगा। उड़ने वाले जहाज को अंतरिक्ष स्टेशन पर रुकना चाहिए। शहर में प्रवेश करने से पहले आपको पंजीकरण कराना होगा। उसके बाद आप केवल वहीं जा सकते हैं जहां आपका इनाम है, क्योंकि अन्य स्थानों पर भटकना मना है। आप शहर में न तोड़ सकते हैं और न ही लड़ सकते हैं, अन्यथा आपके पुरस्कार जब्त कर लिए जाएंगे। अपराध की गंभीरता के आधार पर सजा भी दी जाएगी। कुछ विशेष पुरस्कार हैं जिनके लिए लोगों को आपका मार्गदर्शन करने की आवश्यकता होती है। शौर्य और रिया ने ध्यान से याद किया।
वे आपस में बातें करते हुए शीघ्र ही नगर के द्वार पर पहुंच गए। शहर का दरवाज़ा सिर्फ 3 मीटर चौड़ा था। वहां एक पहचान स्कैनिंग डिवाइस लगा हुआ था। एक बेहद खूबसूरत सफ़ेद बालों वाला आदमी आंखें बंद करके कुर्सी पर बैठा था। शौर्य ने उस आदमी को देखा और हैरान रह गया। ये लुओ बिंगकिंग था। उसने उसे काफ़ी समय से स्कूल में नहीं देखा था। शौर्य को उम्मीद नहीं थी कि वह उससे यहाँ मिल पाएगा। क्या वह फाटक की रखवाली कर रहा था? शौर्य को अंदर से अजीब लगा। फेडरेशन में नंबर 1 सुंदर युवा ड्यूक ने गेट की इतनी अच्छी तरह से रखवाली भी की, लेकिन शौर्य को लगा कि ऐसी ही परिस्थिति में वह भी इतना ही सुंदर लगेगा। जब उसने लोगों को पास आते हुए देखा तो लुओ बिंगकिंग ने अपनी आंखें खोलीं। नांगोंग जिंग और कियुए हेशा को एक साथ देखकर वह भी एक पल के लिए चकित हो गया। क्या दोनों एक दूसरे को देखते ही झगड़ने नहीं लगे थे? क्या वे एक साथ जिन्याओ शहर आए थे? जब उसने शौर्य और रिया को देखा तो वह और भी उलझन में पड़ गया। उसे शौर्य और रिया का गहरा प्रभाव था, लेकिन उनके पास जिन्याओ ग्रह पर आने का कोई कारण नहीं होना चाहिए था। खरीदा गया खजाना सीधे छात्रों को भेजा जाता था। जिन लोगों को यहाँ प्रवेश करना होता था वे या तो दाओ ज्ञानोदय कक्ष, शरीर शोधन कक्ष या ऊपर बताई गई चीज़ों के लिए आते थे। ओम, नांगोंग जिंग मुस्कुराया। बूढ़े लुओ, हम दाओ ज्ञानोदय कक्ष में जा रहे हैं। वे एक ही स्कूल के शिक्षक थे और युवा ड्यूक भी थे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उनके बीच कोई प्रतिस्पर्धा नहीं थी। नांगोंग जिंग को अपनी शक्ति में बहुत सुधार करने का अवसर मिला और इस तरह वह लुओ बिंगकिंग को देखकर बहुत खुश हुई। कियुए हेशा भी वैसी ही थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। लुओ बिंगकिंग ने उन दोनों की तरफ देखा और कंप्यूटर निकालकर जानकारी की छानबीन करने लगा। जब उसने देखा कि नांगोंग जिंग के पास वास्तव में 1 महीने का दाओ ज्ञानोदय कक्ष का समय था तो उसके हाथ अकड़ गए और उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। फिर उसने कियुए हेशा की जांच की। ये भी 1 महीना था। उसने ऊपर देखा और साफ साफ कहा, नांगोंग, कियुए, तुम लोगों ने इस बार बहुत कुछ कमाया है। नांगोंग जिंग मुस्कुराया, ये कुछ भी नहीं है, हम बस थोड़े भाग्यशाली हैं। कियुए हेशा ने मोहक मुस्कान के साथ कहा, यह वास्तव में सौभाग्य है। लुओ बिंगकिंग मुस्कुराया, भाग्य शक्ति का एक हिस्सा है। मेरे पास ये भाग्य नहीं है। वह भाग्य में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था। अगर भाग्य आपको दाओ ज्ञानोदय कक्ष में 1 महीने तक रहने का मौका दे सकता है तो वह भाग्य कैसा होगा? वह देख सकता था कि दोनों ही अपनी बात स्पष्ट नहीं करना चाहते थे। चूंकि वे अपनी बात कह नहीं सकते थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह आगे कुछ नहीं पूछेगा। इसके बाद उसने शौर्य और रिया की ओर देखा। आपके पुरस्कारों के बारे में क्या? शौर्य मुस्कुराया, हम भी दाओ ज्ञानोदय कक्ष में जा रहे हैं। लुओ बिंगकिंग ने आश्चर्य से शौर्य और रिया की ओर देखा। वह शियांग युद्ध क्षेत्र से मिलने वाले पुरस्कारों के बारे में जानता था। वहां कोई दाओ ज्ञानोदय कक्ष पुरस्कार नहीं था। क्या इन 2 नए छात्रों ने कुछ ही दिनों में एक कठिन मिशन पूरा कर लिया? उन्होंने आह भरते हुए कहा, वे वास्तव में डॉन सिस्टम के नंबर 1 और 2 नए छात्र थे। शौर्य की शक्ति उस समय उससे भी ज्यादा मजबूत थी। उसने आह भरी और शौर्य की जानकारी खोली। वह देख सकता था कि शौर्य के पास भी 1 महीने का दाओ ज्ञानोदय कक्ष था। इस बिंदु पर उसकी मुस्कान रुक गई और वह रुक गया। उसे लगा कि यह असंभव है। ये सही नहीं था। दाओ ज्ञानोदय कक्ष में 1 माह का समय 100 मिलियन से अधिक शैक्षणिक क्रेडिट के बराबर था। यहाँ तक कि उसे भी यह हासिल करने में काफ़ी समय लगा। शौर्य तो बस एक नया छात्र था, ऐसा कैसे हो सकता है? उसने गहरी सांस ली और रिया की प्रोफाइल भी देखी। वाकई 1 महीना हो गया था। लुओ बिंगकिंग ने मुस्कुराने से पहले लूजी और रिया को गहराई से देखा। यह इनाम आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, इसलिए इसे बर्बाद मत करो। शौर्य और रिया ने तुरंत सिर हिलाया। याद दिलाने के लिए धन्यवाद, शिक्षक लुओ। अध्याय 274, संसाधनों की कमी। पॉकेट हंटिंग आयाम। अंत में लुओ बिंगकिंग ने चारों लोगों के पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी की। फिर चारों ने अपनी पहचान प्रमाणित करने के बाद शहर के द्वार में प्रवेश किया। चारों को प्रवेश करते देख लुओ बिंगकिंग की आंखें चमक उठीं। उन्होंने डेटा की जांच की। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे पता चले कि उन्होंने ऐसा कौन सा मिशन पूरा किया था जिसके लिए उन्हें इतना बड़ा इनाम मिला। उन्हें पुरस्कार एक ही समय पर मिले। स्पष्ट रूप से मिशन एक ही था। लुओ बिंगकिंग ने हाल ही में हुई बड़ी घटनाओं के बारे में सोचा। फिर उसकी आंखें सिकुड़ गईं। उसे कुछ दिन पहले की बात याद आई जब पूरा डॉन सिस्टम अचानक अंधेरे में डूब गया था। फेडरल यूनिवर्सिटी पर तारों की रोशनी छा रही थी। क्या वह भयानक चीज उन चारों से संबंधित थी? लुओ बिंगकिंग ने अपना सिर हिलाया। स्वाभाविक रूप से इसकी संभावना बेहद कम थी। उसने जिन्याओ ऋषि को देखा था। वह ची ऋषि से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थी। अगर उसका इरादा बुरा होता तो वे खतरे में पड़ जाते। स्पष्ट रूप से वह मानव जाति का प्राणी नहीं था। एक विदेशी जाति जो एक शक्तिशाली प्राणी थी, उनसे क्यों संबंधित होगी? लुओ बिंगकिंग ने इसके बारे में सोचना बंद कर दिया।
इस सुरक्षा मिशन को पूरा करने के बाद उसे शैक्षणिक क्रेडिट मिलने लगेंगे, लेकिन इसकी तुलना नांगोंग जिंग और कियुए हेशा से नहीं की जा सकती। 4 जातियों के सामाजिक समागम में सिर्फ 1 साल बाकी था। युवा ड्यूक अन्य 3 जातियों की युवा पीढ़ी के साथ मेलजोल बढ़ाने जा रहे थे। समय पर्याप्त नहीं था। जिन्याओ शहर के अंदर काले कवच पहने गश्ती दल सड़कों पर गश्त कर रहे थे। ये सभी योद्धा एपर्चर खोलने की स्थिति में हैं। उनमें से कोई भी चीज उससे कमजोर नहीं थी। शौर्य को यकीन नहीं हो रहा था। उसे लगता था कि वह बहुत ताकतवर है, लेकिन गश्ती दल का कोई भी दस्ता इतना मजबूत था। रिया की आंखें चमक उठीं जब उसने कहा, नेता नश्वर विकास की स्थिति में पहुंच गया था। शौर्य, खैर, वह अभी भी एक नौसिखिया था। नांगोंग जिंग और कियुए हेशा ने पलटकर देखा। नांगोंग जिंग ने गश्ती दल की ओर देखा और मुस्कुराया। सभी कीमती मानव खजाने यहाँ रखे गए हैं। बेशक, जब इस जगह की रक्षा की बात आती है तो वे सख्त होंगे। यहाँ सभी साधारण गश्ती योद्धा एपर्चर खोलने की अवस्था में है, जबकि उनका कप्तान एक नश्वर विकास अवस्था में है। शहर में एक ग्रहीय अवस्था भी है। इसके अलावा मेरा बूढ़ा आदमी यहाँ है। ये पूरे डॉन सिस्टम में सबसे सुरक्षित जगह है। शौर्य और रिया उसके स्पष्टीकरण से चकित रह गए। कियुए हेशा ने आगे कहा, यहाँ पहरा देने का इनाम काफ़ी अच्छा है। कई स्नातक सैन्य सेवा के बाद यहाँ काम करने आते। अन्यथा आपको क्या लगता है कि लुओ बिंगकिंग यहाँ दरवाजे की रखवाली क्यों कर रही है? इनाम ग्रहीय स्थिति से बस कम है। ये गश्ती योद्धाओं से ज्यादा है। तो वे सभी ग्रेजुएट थे। शौर्य को लगा कि वे अभी भी पढ़ाई कर रहे हैं। जल्द ही चारों दाव ज्ञानोदय कक्ष के क्षेत्र में आ गए। पूरे शहर में 6 दाव ज्ञानोदय कक्ष थे। प्रत्येक कमरे में 4 बाड़े थे। कुल मिलाकर 24 बाड़े थे। प्रत्येक का उपयोग एक समय में केवल एक व्यक्ति द्वारा किया जा सकता था, अन्यथा प्रभाव अच्छा नहीं होगा। बाहर से दाव ज्ञानोदय कक्ष क्षेत्र अन्य क्षेत्रों से अलग नहीं दिखता था। ये पूरी तरह से 2 मंजिला ऊंचा था। शौर्य ने पाया कि वहां 2 पुरुष छात्र थे। वे संघीय विश्वविद्यालय से नहीं थे, लेकिन शौर्य को अभी भी नहीं पता था कि वे किस स्कूल से थे। उसने अभी तक एम्परर कैपिटल एकेडमी की वर्दी भी नहीं देखी थी। दोनों एक बाड़े में प्रवेश करने के लिए तैयार थे, तभी उन्होंने चारों को आते देखा। जब उन्होंने देखा कि यह नांगोंग जिंग और कियुए हेशा थे, तो उनके चेहरे और भी अजीब हो गए। संपूर्ण डॉन सिस्टम इन दोनों से बहुत परिचित था। जब उन्होंने शौर्य और रिया को देखा तो उनके चेहरे और भी बदल गए। क्या वे नए छात्र नहीं थे? वे यहाँ क्या कर रहे थे? शौर्य और रिया पहले साल की मार्शल रैंकिंग में पहले स्थान पर थे। इसने डॉन सिस्टम के मंचों पर काफ़ी गर्मागरम चर्चा का कारण बना। वे तो केवल नए छात्र थे, फिर भी वे दाव ज्ञानोदय कक्ष में आ सकते थे। वे न तो फेडरल यूनिवर्सिटी से थे और न ही एम्परर कैपिटल एकेडमी से, लेकिन उनकी लड़ाकू शक्ति एपर्चर खोलने की मध्य अवस्था में थी। इसके बावजूद उन्होंने 2 घंटे की परीक्षा देने के लिए काफ़ी प्रयास किया और काफ़ी खतरे भी उठाए। फिर भी ये दोनों नए छात्र एक जैसे ही थे। ये देखकर कि दोनों उन्हें अचंभित होकर देख रहे थे, नांगोंग जिंग ने भौहें सिकोड़ लीं। क्या तुम लोग अंदर जाओगे? दाव ज्ञानोदय कक्ष में समय कीमती है। तुम इसे बर्बाद करने जा रहे हो। ओशन ब्लू टॉप मार्केटिंग एजेंसी। लोग बारी बारी से दाव ज्ञानोदय कक्ष का उपयोग करते थे। इसे खाली छोड़ना संसाधनों की बर्बादी थी। दोनों जाग गए और जल्दी से अपने अपने बाड़ों में चले गए। शौर्य और उसका समूह बाहर इंतजार कर रहा था। चूंकि जल्द ही उनकी बारी आने वाली थी, इसलिए स्पष्ट रूप से उन्हें ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। 3 मिनट बाद 2 बाड़े खुल गए। दोनों छात्र मुस्कुराते हुए बाहर चले गए। स्पष्टतः उन्हें काफी लाभ हुआ। जब उन्होंने शौर्य और अन्य 3 को देखा तो वे दंग रह गए, लेकिन नांगोंग जिंग ने कहा, शौर्य और रिया, तुम लोग पहले अंदर जाओ। बाड़े को खुला नहीं छोड़ा जा सकता। दोनों ने सिर हिलाया। दोनों छात्रों की आश्चर्यचकित निगाहों के बीच अपनी पहचान सत्यापित की और अंदर चले गए। ज्ञानोदय कक्ष का दरवाज़ा जल्द ही बंद हो गया। बाहर से आने वाली आवाज़ें पूरी तरह से बंद हो गईं। शौर्य ने फिर अपने आसपास का अध्ययन किया। दीवार और छत सभी सफ़ेद अज्ञात सामग्रियों से बनी थीं। उनसे ये हल्की चमक निकल रही थी। फर्श उसी सामग्री से बना था, लेकिन उसमें एक गद्दी थी। शौर्य कुशन पर बैठ गया। उसके पास सिर्फ 1 महीना था, इसलिए उसे निश्चित रूप से कड़ी मेहनत करनी पड़ी। उसने अपना फ़ोन निकाला। यहाँ सिग्नल नहीं था, लेकिन उसने दिव्य कला को बचा लिया। उसके हवा के पंख, साथ ही बिजली के पंख, चरम पर पहुंच गए थे। अभी वह हवा और बिजली के पंख सीखना शुरू करने जा रहा था। शौर्य ने एक बॉस से एक बैंगनी गोला इस्तेमाल किया और उसका दिमाग तुरंत साफ हो गया। इसके बाद उन्होंने हवा और बिजली के पंखों के शब्दों को पढ़ना शुरू कर दिया। जल्द ही शौर्य ने दाव ज्ञानोदय कक्ष में अंतर महसूस किया। जब उसने हवा और बिजली के पंख सीखना शुरू किया और अवचेतन रूप से हवा और बिजली की देव कला का उपयोग किया, तो वह दुनिया में 2 देव कलाओं के रहस्यों को महसूस कर सकता था। वह दिव्य कला की लय को भी महसूस कर सकता था।
ये बहुत स्पष्ट था और पॉकेट हंटिंग आयाम के देवकला ऑर्ब्स और दिव्य कला रूनों के साथ इसकी तुलना नहीं की जा सकती थी, लेकिन कम से कम ये खाली नहीं होगा। यह अन्य छात्रों के लिए एक बड़ा सुधार होगा। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि इतने सारे लोगों ने इसका प्रयोग किया। दाओ ज्ञानोदय कक्ष की सहायता से वह संभवतः दोगुनी तेजी से सीख सकता था। शौर्य दिव्य कला के रहस्यों में डूबा हुआ था, तभी खतरे की घंटी बजी, जिसने शौर्य की सोच को बाधित कर दिया। उसने लगभग अपना फोन तोड़ दिया। सौभाग्यवश उसे याद आया कि उसने अलार्म लगा रखा था। वह इस बात से भयभीत था कि कहीं वह दिव्य कला सीखने में इतना अधिक डूब न जाए कि वह पॉकेट हंटिंग आयाम में प्रवेश करना ही भूल जाए। यदि कोई विशेष परिस्थिति न होती तो भी शौर्य पॉकेट हंटिंग आयाम में प्रवेश करना चाहता था। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और पॉकेट हंटिंग आयाम में प्रवेश कर गया। जैसे ही शौर्य घास पर दिखाई दिया, उसने अपने पीछे अज्ञात शक्तिशाली शक्ति को महसूस किया। उसने हवा के पंखों का इस्तेमाल किया और तुरंत गायब हो गया। वह 1 किलोमीटर दूर फिर से प्रकट हुआ। गड़गड़ाहट, एक कान को झकझोर देने वाला विस्फोट हुआ। आत्मा की शक्ति भयंकर हवाओं में बदल गई, जिसने शौर्य के बालों को हर जगह उड़ा दिया। तभी उनकी नज़र 50 मीटर लंबे विशालकाय काले एनाकोंडा पर पड़ी। हिस, एनाकोंडा चूक गया और फिर शौर्य की ओर सरक गया। शौर्य के चारों ओर काली किरणें उठीं। हवा और बिजली पार हो गई। उसकी अग्नि देवकला अब और नहीं चल सकती थी, इसलिए शौर्य ने निर्दयतापूर्वक इसे त्याग दिया। वह उस दिन जो सीखा था उसे आजमाना चाहता था। देव कलाओं को एक साथ जोड़ने की अपेक्षा वायु के पंखों और बिजली के पंखों को एक साथ जोड़ना अधिक कठिन था। लेकिन उसे पहले ही संकेत मिल चुका था। उसे बस अभ्यास की जरूरत थी। हवा और बिजली पार हो गई। शौर्य ने मीटर मोटी काली आत्मा बल के उगलने को चकमा दिया, क्योंकि उसने हवा और बिजली के देवता कला के सम्मिलन को नियंत्रित किया। एनाकोंडा की शक्ति लगभग 130 एपचा थी, लेकिन ये शौर्य की गति से मेल नहीं खा सकता था, जो हवा के पंखों का इस्तेमाल करता था। ये केवल शौर्य का हिंसक तरीके से पीछा कर सकता था। कुछ ही क्षणों बाद शौर्य का चेहरा बदल गया। हिंसक हवा और बिजली की चमक अस्थिर हो गई। इस समय शौर्य ने हवा में अपने पंख फड़फड़ाए और एनाकोंडा के सिर के ऊपर प्रकट हुआ। उसकी मुट्ठी में हरे और बैंगनी रंग की हवा और बिजली थी, जो उसके धातु के पैमाने पर टूट रही थी। अध्याय 275, लू आयरन हेडजे। पॉकेट हंटिंग आयाम। एनाकोंडा शौर्य के हमले से बच नहीं सका, इसलिए उसने सीधे उस पर हमला करने का फैसला किया। गड़गड़ाहट, शौर्य की मुट्ठी से निकली हरी हवा बैंगनी बिजली लेकर आए और एनाकोंडा के सख्त तराजू से टकराए। युद्ध की लहरें 10 किलोमीटर से ज्यादा दूर तक फैली हुई थीं। हवा के झोंकों से आसपास की लंबी घास टुकड़े टुकड़े हो गई थी। काली सूखी धरती को हिंसक बल ने जोत दिया था। संघर्ष का केंद्र हरे, बैंगनी और काले किरणों से भरा हुआ था। कुछ ही क्षणों बाद प्रकाश गायब हो गया और अंदर क्या था, ये पता चल गया। वहां कुछ किलोमीटर तक गहरी खाई बन गई। एनाकोंडा का सिर जला हुआ था। उसके शरीर पर कई घाव थे। साथ ही सांप का खून बह रहा था, जिससे एक पोखर बन गया था। तेज हवा चलने लगी और हवा खून की गंध से भर गई। कुछ ही दूरी पर शौर्य पूरी तरह से घावों से लथपथ था। उसका दाहिना हाथ खून से लथपथ था और वह कमजोर हालत में जमीन पर पड़ा था। वह हौंफ रहा था और खांस रहा था। छी, उसे पूरे शरीर में दर्द महसूस हुआ। उसे जो चोट लगी थी वह एनाकोंडा की शक्ति के कारण नहीं थी, बल्कि यह उसका पहली बार था जब वह वायु और बिजली के देवता की कला का मिश्रण कर रहा था, इसलिए उसने स्वयं को उड़ा लिया। अगर उसके पास पहला शरीर देवता कला और पहला ढाल नहीं होता तो वह वास्तव में खुद को मार डालता। इससे शौर्य को वह समय याद आ गया जब उसने हवा और आग के देवता कला को मिलाने की कोशिश की थी। कुछ महीने हो गए थे। शौर्य ने यह महसूस करके आह भरी कि समय कितनी तेजी से बीत गया। उसने हवा के देवता की कला का इस्तेमाल करके एनाकोंडा तक उड़ान भरी, जो धूल में बदल गया था और जल्दी से जल्दी उसके गोले इकट्ठा करके चला गया। अब बॉस बहुत ज्यादा हो गए हैं। अगर कोई शक्तिशाली जानवर आ जाए तो अच्छा नहीं होगा। शौर्य ने उपचार के लिए पुनर्जनन देव कला का उपयोग करते हुए घास में उड़ान भरी। आधे घंटे बाद शौर्य पूरी तरह से ठीक हो गया। बस इतना हुआ कि उसने बहुत ज्यादा ऊर्जा खर्च की। ऐसा प्रतीत होता था कि उसे अपनी पुनर्जनन देव कला में सुधार करने की आवश्यकता थी। अब शौर्य का लक्ष्य स्वस्थ होते हुए लड़ना था। उन्होंने उड़ान भरी और पाया कि इस क्षेत्र के जानवर पहले की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली हो गए हैं। मूल रूप से उसे 1000 किलोमीटर की सीमा के भीतर कोई एपर्चर खोलने वाला राज्य जानवर नहीं मिल सकता था, लेकिन अब वह हर 100 किलोमीटर पर एक जानवर पा सकता था। वहां बहुत सारे मजबूत एपर्चर खोलने वाले राज्य जानवर थे जो भगवान की कला के टुकड़ों को खा जाते थे। यह अच्छी बात थी कि शौर्य ने चीस्टील्था तकनीक सीख ली, अन्यथा वह पकड़ा जाता। लेकिन अगर वह भाग भी जाता तो भी ये जानवर उसे पकड़ नहीं पाते। जब उसने हवा और बिजली के पंख सीखे तो वह हरे पक्षी के मालिक को भी ढूंढना चाहता था और परखना चाहता था कि क्या वह पकड़ा जाएगा। यदि नहीं तो वह बहुत खुश होगा।
घास का मैदान इतना विशाल था कि वह जहां चाहे वहां जा सकता था। ठीक होने के बाद शौर्य ने ठंडे और निर्दयी जंगलिंग मोड में प्रवेश किया। अल्पविराम 2 दिन बाद घास के मैदान के किसी हिस्से में शौर्य ने एक 5 मीटर लंबे भेड़ जैसे जानवर को ठंडे नज़र से देखा। उसके 2 तीखे सींग थे, एक हरा और एक बैंगनी। वह गहरे रंग के फर से ढका हुआ था। शौर्य ने गहरी सांस ली। 3 देव कलाएं। सैकड़ों हजारों किलोमीटर के घास के मैदान पर कब्जा करने के बाद ये पहली बार था जब उसका सामना 3 देवकला वाले जानवर से हुआ। यद्यपि देवकला के बारे में उनका ज्ञान उन देवकला जानवरों द्वारा सीमित था, फिर भी 3 देवकला की शक्ति निश्चित रूप से कमजोर नहीं होगी। ये भीड़ निश्चित रूप से जानवरों में एक विलक्षण प्रतिभा थी। गर्जन। भीड़ काफी उत्तेजित थी। उसने शौर्य को प्रतिक्रिया करने का पर्याप्त समय भी नहीं दिया। इस बिंदु पर वह अचानक दहाड़ने लगी। काले रंग ने उसके शरीर को ढक लिया जबकि हवा और बिजली उसके शरीर पर चमक रही थी। इसके बाद ये चार्ज हो गया। गड़गड़ाहट। 10 मीटर गहरी खाई दिखाई दी। घास और कीचड़ हवा में उड़ गए, लेकिन उसका विशाल शरीर गायब हो गया। शौर्य की आंखों में एक काला रून चमक उठा क्योंकि उसका शरीर काले क्रिस्टल रूनों से ढका हुआ था। पहली ढाल सक्रिय। उसी समय उसकी पीठ के पीछे हरे पंखों की एक जोड़ी दिखाई दी। शौर्य के शरीर की सतह पर हल्की हरी हवा दिखाई दी। उसके पंख फड़फड़ाए और वह तुरंत 10 मीटर बाईं ओर खिसक गया। वह इतना तेज था कि उसके पीछे पीछे की छवियां देखी जा सकती थीं। उसी समय एक काला व्यक्ति तेजी से आगे बढ़ा। शौर्य के पंख फिर से फड़फड़ाए और वह काली आकृति के पास प्रकट हुआ। वह मुक्का मारने की योजना बना रहा था, तभी उसे अपनी बगल में एक तेज चीख का एहसास हुआ। उसने नज़र घुमाई और देखा कि तेज हवाएं उसकी ओर बढ़ रही हैं। उसके ऊपर बिजली भी चमक रही थी। शौर्य ने फिर से पंख फड़फड़ाए और हमलों से बच निकला। हालांकि काली भीड़ों के पास हवा और बिजली के देवता की कला थी, लेकिन वे केवल अलग अलग हमला कर सकते थे। वे शौर्य की तुलना में कमज़ोर थे। शौर्य दूसरी तरफ दिखाई दिया और अपनी मुट्ठी के चारों ओर बैंगनी और हरे रंग की रोशनी के साथ मुक्का मारा। आज वह लू आयरन हेडजी था। वह सिर्फ एक बार भगवान कला को जोड़ने में असफल रहे। वह फिर से ऐसा कर सकता था। धुंधले काले क्रिस्टल बैरियर पर हवा और बिजली एक साथ मिल गई जब शौर्य ने भीड़ के पेट की ओर मुक्का मारा। मरो। काली भीड़ के पास पवन देव कला थी, लेकिन दिव्य कला के सशक्तिकरण के बिना ये शौर्य से धीमी थी। भीड़ ने देखा कि वह हमले से बच नहीं सकती, इसलिए उसकी आंखों से और भी ज्यादा तेज किरणें निकलने लगीं। हवा के ब्लेड और बिजली उसके बगल में बन गईं और शौर्य की मुट्ठी का स्वागत किया। गड़गड़ाहट। एक भयानक लहर 10 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर तक फैल गई। आसपास के सभी कमजोर जानवर भाग गए। बिजली और हवा ने भूमि को तबाह कर दिया। गर्जन। काली भीड़ दर्द से दहाड़ने लगी। आखिरकार रोशनी चली गई और दृश्य साफ हो गया। भीड़ की तरफ एक बड़ा सा भयानक छेद था जहां से उसके अंग दिखाई दे रहे थे। शौर्य ने अपने पंख फड़फड़ाए और 10 मीटर ऊपर दिखाई दिया। उसका दाहिना हाथ शक्तिहीन होकर लटक गया। उसकी बांह पर खून के निशान दिखाई दिए और खून उसकी उंगलियों से बहकर नीचे गिर गया। शौर्य का मुंह हैंग गया। इसे कौन संभाल सकता है? वह हर बार खुद को उड़ा लेता था। पिछली बार से बेहतर था। बस उसका दाहिना हाथ टूट गया था। उसने भीड़ की तरफ देखा। उसकी चीख कमजोर हो गई थी, लेकिन वह अभी भी उसे हिंसक तरीके से घूर रही थी। शौर्य को परवाह नहीं थी। अगर हो सके तो उसे पकड़ लो। उसने भीड़ की ओर देखा और अपने हाथ को पुनः प्राप्त करने के लिए पुनर्जनन देवकला का प्रयोग किया। उसे यह स्वीकार करना होगा कि पुनर्जन्म भगवान कला बहुत बढ़िया महसूस हुई। भले ही वह घायल हो गया हो, उसे चिंता करने की जरूरत नहीं थी। ज्यादा से ज्यादा उसे केवल आधे घंटे की जरूरत होगी और वह बिल्कुल नया जैसा हो जाएगा। केवल टूटे हुए दाहिने हाथ के लिए उसे आधे घंटे की भी आवश्यकता नहीं पड़ी। गर्जन। जैसे ही शौर्य ठीक होने लगा, भीड़ों ने देव कला का उपयोग करते हुए हमला कर दिया। इस बार उसने शौर्य की ओर काटने के लिए अपना मुंह भी खोल दिया। शौर्य भीड़ के हमलों से बचते हुए अपने पंखों से हवा में पलकें झपकाता रहा। इस भीड़ की युद्ध शक्ति कम नहीं थी। शौर्य को लगा था कि इसकी चीख खतरनाक है। अगर उसे एक बार भी मारा जाता तो शायद वह भी बुरी तरह घायल हो जाता, लेकिन गति में अंतर के कारण उसे अपना गुस्सा जाहिर करने का कोई मौका नहीं मिला। कुछ ही क्षणों बाद शौर्य का दाहिना हाथ अंततः ठीक हो गया। इस प्रकार शौर्य ने फिर से भीड़ के घाव पर हवा और बिजली के सम्मिलन देव कला का उपयोग किया। भयानक शक्ति भीड़ के शक्तिशाली शरीर से गुजरी और उसके अंगों को फाड़ दिया, जिससे अंत में उसकी मौत हो गई। बेशक इसकी कीमत यह हुई कि उसका हाथ फिर से टूट गया। हालांकि वह हर बार घायल हो जाता था, लेकिन उसे देव कलाओं को मिलाने की प्रक्रिया याद थी। जब वह बाहर जाता था तो वह इसे सीखने के लिए बैंगनी ओब और दाओ ज्ञानोदय कक्ष का उपयोग करता था। इससे पहले कि शौर्य आसानी से सांस ले पाता, उसने 3 बेहद शक्तिशाली ची महसूस की। एक ची थी जिससे शौर्य परिचित था।
यह नीले पक्षी मालिक की ची थी। अध्याय 276। वह क्या था? पॉकेट हंटिंग आयाम। पॉकेट हंटिंग आयाम में परिवर्तन के पक्ष और विपक्ष दोनों थे। स्वाभाविक रूप से यह एक अच्छी बात मानी जा सकती है कि ये गोले उच्च स्तर के थे और इस प्रकार शौर्य के लिए अधिक उपयोगी थे। अपने स्तर के समान जानवरों से लड़ने से शौर्य को अधिक युद्ध का अनुभव भी मिला। इससे पहले शौर्य बहुत अजीब स्थिति में थी। बॉस उसे तुरंत मार सकते थे जबकि वह निम्न स्तरीय कोर मार्शल स्टेट जानवरों को तुरंत मार सकता था। अब बदलाव के कारण शौर्य को ये लंबे समय से प्रतीक्षित गर्मजोशी से भरी लड़ाई मिली। हालांकि ऐसा नहीं हुआ कि जानवर सिर्फ शक्तिशाली हो गए, बल्कि उनका घनत्व भी बढ़ गया। उन्हें हर जगह घूमना पसंद था। शौर्य को इस स्थिति का सामना अभी करना पड़ा। भेड़ों के साथ उसकी लड़ाई में 3 शक्तिशाली जानवर शामिल थे। उनमें से एक नीला पक्षी बॉस था जिसकी शक्ति 400 से 500 एपर्चर तक पहुंच गई थी। इससे शौर्य दुखी हो गया। हालात ऐसे क्यों हो गए? वह पीछे मुड़ा और 2 कमजोर जानवरों के बीच मध्य स्थान पाया और उड़कर ऊपर आ गया। उसे लगा कि वह भाग सकता है। शौर्य की हरकत को महसूस करते हुए नीले पक्षी का मालिक चीख उठा। ये चीख दसियों किलोमीटर के क्षेत्र में गूंज उठी। शौर्य का चेहरा बदल गया। ये बहुत तेज था। हालांकि शौर्य के पास हवा के पंख थे, लेकिन नीला पक्षी आखिरकार एक बॉस था। वह शौर्य से कहीं ज्यादा ताकतवर था। वह महसूस कर सकता था कि उसकी हिंसक ची तेजी से आ रही है। यह उसकी तुलना में दोगुनी तेज थी। जिन जानवरों के पास वह भागना चाहता था वे उसके पास आने की हिम्मत नहीं कर सके और किनारे की ओर भाग गए। शौर्य, छी! शौर्य ने कभी भी इतने डरपोक जानवर नहीं देखे थे जितने उसके आसपास के जानवर थे। शौर्य को लगा कि अगर वे एक साथ मिलकर काम करें तो वे लड़ सकेंगे। भले ही वे बॉस को हरा ना पाएं, लेकिन वह अपने हवा के पंखों के सहारे भागने में सक्षम होगा, जबकि दोनों जानवर बॉस को वहां पकड़ कर रखेंगे। फिर भी वे दोनों जानवर इतने चालाक थे कि उन्होंने तुरंत भागने का निर्णय लिया। इस तरह शौर्य स्पष्ट रूप से बॉस के सबसे करीब था। ये दूरी मात्र आधे मिनट की थी। हालांकि शौर्य को लगा कि वह अभी भी खुद को बचा सकता है। उसने धीमे जानवर की दिशा चुनी और उड़कर उसके पास पहुंचा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी तेजी से भागते हैं, आपको बस अन्य जानवरों की तुलना में अधिक तेज दौड़ने की जरूरत है। तुरंत ही जानवर दिशा बदलने लगा, मानो वह शौर्य से छुटकारा पाने की कोशिश कर रहा हो। शौर्य इतनी आसानी से नहीं हिलने वाला था। वह एक भूरे बालों वाली बड़ी बिल्ली भी देख सकता था। शौर्य मुस्कुराया। छोटे लड़के, भागो मत, चलो साथ में खेलते हैं। मुझ पर छिपकर हमला करने की कोशिश करना तुम्हारी गलती थी। गर्जन। ग्रे बिल्ली ने इधर उधर देखा और उसकी आंखों में भयंकर रोशनी चमक उठी। ये 2 पैरों वाला जानवर बहुत दुष्ट था। शौर्य के पीछे नीले पक्षी बॉस की खूबसूरत आकृति दिखाई दी। उसके चारों ओर 4 भंवरें थीं। शौर्य को पसीना आ गया। वह जितना अधिक शक्तिशाली होता उतना ही अधिक खतरा उसे महसूस होता। इस समय नीले पक्षी मालिक की ची उसकी अपेक्षा बहुत अधिक मजबूत थी। शौर्य को लगा कि शायद वह 1 महीने बाद उसका शिकार करने की कोशिश कर सकेगा, लेकिन अब उसके लिए दौड़ना भी मुश्किल हो रहा था। ग्रे बिल्ली कांप उठी। ऐसा लग रहा था कि वह थोड़ी डरी हुई है। जल्द ही उसके शरीर पर ग्रे और काली रोशनी चमक उठी, जिससे वह और भी तेजी से उड़ने लगी। शौर्य ये दृश्य देखकर मुस्कुराया। तुम दौड़ना चाहते हो? हाँ। शौर्य की आंखों में बैंगनी और हरे रंग की रोशनी चमक उठी, जब हवा के झोंके और बिजली ग्रे बिल्ली पर लगातार गिर रही थी। ग्रे बिल्ली की ची शौर्य से ज्यादा मजबूत थी, लेकिन बॉस से काफी कमजोर थी। नहीं तो उसने पहले ही शौर्य के चेहरे पर पंजा मार दिया होता। शौर्य के हमले से उसे ज्यादा नुकसान तो नहीं पहुंचा, लेकिन उसकी गति धीमी हो गई। इस बीच शौर्य तेजी से उड़कर आया। कुछ 100 मीटर और उड़ने के बाद शौर्य को राहत महसूस हुई। ऐसा लग रहा था कि वह बच सकता है। ग्रे बिल्ली उससे ज्यादा ताकतवर थी और उसके पास मजबूत रक्षा देवकला थी। उसे वहां नीले पक्षी बॉस को पकड़ने में सक्षम होना चाहिए। इस समय शौर्य अचानक वहीं रुक गया जहां वह था। उसने अविश्वास से आकाश की ओर देखा। वहां एक काले बालों वाला दुबला पतला युवक खड़ा था। उसकी शक्ल को सिर्फ खूबसूरती ही कहा जा सकता था, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह बिल्कुल उनके जैसा दिखता था। क्या यह एक और शौर्य था? कोई ऐसा व्यक्ति कैसे हो सकता है जो बिल्कुल उसके जैसा दिखता हो? वह इतना हैरान था कि भागना भूल गया। ग्रे बिल्ली ने आगे वाले व्यक्ति को देखा और वह भी रुक गई। उसकी सहज बुद्धि ने उसे बताया कि ये 2 पैरों वाला जानवर पहले वाले से कहीं अधिक शक्तिशाली था। नीला पक्षी मालिक तुरंत भाग गया। यह एक जानलेवा खतरा महसूस हुआ। दूसरे ही क्षण शौर्य ने शौर्य की ओर देखा और गायब हो गया। तभी शौर्य ने अपने पेट पर एक शक्तिशाली बल महसूस किया और उसकी दृष्टि धुंधली हो गई। शौर्य ने अपनी आंखें खोलीं और चमकती दीवारें देखीं। वह दाव ज्ञानोदय कक्ष में वापस आ गया था। उसने हल्की सांस छोड़ी और उसकी पीठ ठंडे पसीने से तर हो गई।
साथ ही उसे पूरे शरीर में भयंकर दर्द महसूस हो रहा था। बस वह क्या था? दूसरा वह, उसने जेब में छिपे हुए आयाम को महसूस किया और पाया कि अभी भी एक कनेक्शन था। वह कल भी अंदर जा सकता था। तभी उसे अपनी स्थिति का एहसास हुआ। यह एक सामान्य निकास था। चूंकि स्वयं में कोई समस्या नहीं थी, तो पॉकेट हंटिंग आयाम में भी कुछ गड़बड़ अवश्य होगी। दूसरे शौर्य की ची बहुत मजबूत थी लेकिन बेतुकी नहीं थी। ये नांगोंग जिंग से कमजोर थी। वह जो जानता था उसके अनुसार उस दूसरे शौर्य के पास एक शक्ति थी जो नश्वर विकास की प्राथमिक अवस्था के आसपास थी। वह बिल्कुल उसके जैसा दिखता था और यहाँ तक कि उसी की तरह ची भी साझा करता था। जब शौर्य ने उसका सामना किया तो उसे लगा जैसे वह खुद का सामना कर रहा था। अंतर केवल शक्ति का था। शौर्य ने कई संभावनाओं के बारे में सोचा। पहली बात यह थी कि पॉकेट हंटिंग आयाम अन्य दुनियाओं से जुड़ा हुआ था और उस दूसरी दुनिया में एक और शौर्य था जो भी आ सकता था। दूसरा ये था कि पॉकेट हंटिंग आयाम ने उसका एक प्रक्षेपण बनाया। तीसरी बात यह थी कि यह एक और बॉस था जिसके पास एक भ्रम प्रकार की ईश्वर कला थी, इसलिए शौर्य की नज़र में यह आदमी बिल्कुल उसके जैसा दिखता था। शायद ये लड़का एक और प्यारा खरगोश है। यदि यह पहली संभावना थी तो शौर्य को नहीं पता था कि यह अच्छी थी या बुरी। यदि उनका व्यक्तित्व एक जैसा होता तो वे आपस में बातचीत कर सकते थे और शायद एक टीम बना सकते थे। यदि ऐसा नहीं होता तो चीजें परेशानी वाली हो जातीं। शौर्य दूसरी संभावना के बारे में कुछ नहीं कर सका। यदि ये तीसरा था तो शौर्य वही करेगा जो उसे करना चाहिए और एक परिपक्व शिकारी होने पर उसे पकड़ लेगा। शायद उसे एक ब्रह्म भगवान कला गोला भी मिल सकता है। ये समझते हुए शौर्य को पता था कि वह केवल इतना कर सकता है कि वह और अधिक मजबूत बन जाए। वह बैठ गया और अपने कार्यक्रम पर विचार करने लगा। दिन में दिव्य कला सीखना और शाम को पॉकेट हंटिंग आयाम में प्रवेश करना। बाहर आने के बाद वह देव कला के गोले को पचाता था। इससे उसकी युद्ध शक्ति बहुत तेजी से बढ़ेगी। अध्याय 277, एक महीने के बाद शक्ति। पॉकेट हंटिंग आयाम। एक महीने बाद पॉकेट हंटिंग आयाम में शौर्य अपनी पीठ पर हरे पंखों की एक जोड़ी के साथ हवा में खड़ा था। पंखों पर बैंगनी बिजली के निशान थे। जब भी वह अपने पंख फड़फड़ाता तो उसके शरीर पर हवा और बिजली की चमक दिखाई देती, जिससे वह हवा और बिजली का स्वामी प्रतीत होता। उसके सामने एक विशाल नीला पक्षी था जिसके पंखों का फैलाव 100 मीटर था। जब वह अपने पंख फड़फड़ाता तो बवंडर बनता। दोनों एक दूसरे को देखते रहे। एक महीने के भीतर शौर्य की देव कला और दिव्य कला दोनों में बहुत सुधार हुआ। उसने हवा और बिजली के पंखों को पूरी तरह से सीख लिया था। साथ ही उसके हरे Z/ में भी बहुत प्रगति हुई। उसने थोड़ा सा स्टार क्रिपलिंग पंच भी सीखा। हालांकि उसकी आत्मा बल साधना में सुधार नहीं हुआ, लेकिन उसके शरीर ने बड़ी मात्रा में प्रथम शरीर देवकला और पुनर्जनन देवकला गोले को पचा लिया। इसका स्तर लगभग 50 एपर्चर तक पहुंच गया था। उसकी युद्ध शक्ति और भी अधिक शक्तिशाली हो गई। वह कल दाव ज्ञानोदय कक्ष से बाहर निकल जाएगा। शौर्य यहाँ नीले पक्षी मालिक से लड़ने आया था ताकि उसकी वर्तमान शक्ति का आकलन कर सके। इतनी सारी कठिनाइयों के बाद आखिरकार उसे नीले पक्षी बॉस का सामना करने का मौका मिला। शौर्य थोड़ा उत्साहित था। शौर्य के बुरे विचार को भांपकर पक्षी ने अपनी लंबी सुंदर गर्दन उठाए और चीख उठी। इसके चारों ओर बवंडर तेजी से घूमने लगे। बॉस बहुत क्रोधित लग रहा था। शौर्य ने पहले पानी का परीक्षण करने का निर्णय लिया। उसकी आंखों में एक जटिल हरा रून चमक उठा। हरी Z/ पवन तत्व एकत्रित हुए और शौर्य के सामने एक हरे रंग की घुमावदार पवन ब्लेड बनी। आकार के मामले में ये सामान्य पवन ब्लेड की तरह दिख रहा था, लेकिन इसका रंग Z की तरह गहरा और अधिक जीवंत था। साधारण पवन ब्लेडों से अलग इसकी आंतरिक संरचना पवन तत्वों की परतों से बनी थी जो एक दूसरे पर ओवरलैप होती थीं और एक दूसरे के साथ प्रतिध्वनित होती थीं। ये साधारण पवन ब्लेडों की तुलना में कहीं ज्यादा तेज और मजबूत है। इसके निर्माण के लिए पवन देव कला की गहरी समझ की आवश्यकता होगी। जब शौर्य ने इस दिव्य कला को सीखा तो उसने नीले पक्षी मालिक की हवा के ब्लेड से दबे जाने के डर को याद किया। इसके साथ ही शौर्य ने ग्रीन Z/ सीखने के लिए केवल 12 दिन का इस्तेमाल किया। पवन देव कला की लय सीखने के बाद साधना करना आसान हो गया। शौर्य ने ग्रीन Z/ में पूरी तरह से महारत हासिल नहीं की थी, लेकिन यह अभी भी उसके हमले की शक्ति को कई गुना बढ़ा सकता था। सिर्फ ग्रीन Z/ का इस्तेमाल करके शौर्य की विनाशकारी शक्ति काफी भयानक थी। यह एपर्चर खोलने की अवस्था के तृतीयक चरण की सीमा तक पहुंच गई थी। इसका मतलब यह था कि सिर्फ ग्रीन Z/ के साथ शौर्य की शक्ति 360 एपर्चर के साथ एपर्चर खोलने की अवस्था तक पहुंच गई थी। हालांकि ग्रीन Z/ सिर्फ पवन दैवीय कला थी। शौर्य ने पॉकेट हंटिंग आयाम में बिजली देवता कला को इसमें मिलाने की कोशिश की। हालांकि जैसे ही वह थोड़ा सा घुल मिल गया, ग्रीन Z/ मौके पर ही फट गया। शौर्य ने खुद को पॉकेट हंटिंग आयाम से बाहर भी भेजा, लेकिन फिर भी कोई प्रगति नहीं हुई। इस प्रकार शौर्य केवल हार मान सकता था।
हवा का ब्लेड केवल 1 मीटर लंबा था और हरे रंग के जेड जैसा था, लेकिन इसमें बेहद शक्तिशाली तेजी थी। शौर्य की आंखों में एक हरे रंग की रोशनी चमक उठी और ब्लेड गायब हो गया। गड़गड़ाहट। उसी समय ब्लूबर्ड बॉस के आसपास बहुत बड़ा विस्फोट हुआ। 20 किलोमीटर के दायरे में तेज हवाएं चलीं। दूर स्थित बदकिस्मत जानवर हवा के झोंकों से कटकर अलग हो गए थे। उन्हें यह भी पता नहीं था कि यह कहां से आया था। जब हवा रुकी तो शौर्य ने नीले पक्षी मालिक की दिशा में आशा भरी नजरों से देखा। उसे आश्चर्य हुआ कि हमला कैसा था। इस समय बॉस फिर से चीखा। हवा का झोंका आया और बॉस के बगल में अनगिनत हवा के ब्लेड बन गए और शौर्य की ओर बढ़ गए। शौर्य का मुंह हैंग गया। क्या इसका बचाव इतना मजबूत था? ये शौर्य का अब तक का सबसे शक्तिशाली हमला था और फिर भी यह आदमी घायल भी नहीं हुआ। उसने अपने पवन और बिजली के पंख फड़फड़ाए और सभी पवन ब्लेडों को चकमा दे दिया। हमला काफी शक्तिशाली नहीं था, लेकिन शौर्य अपनी वर्तमान गति से खुश था। उसकी वर्तमान गति के कारण नीला पक्षी मालिक भी उसे पकड़ नहीं पाएगा। पिछले महीने इसका परीक्षण खून खराबे और आंसुओं से किया गया। इसका मतलब यह था कि जो लोग एपर्चर खोलने की अवस्था के तृतीयक चरण में थे, वे भी तब तक उसके बराबर नहीं आ सकते थे जब तक कि उनके पास गति देवकला न हो। उसके बराबर आने के लिए किसी को कम से कम एपर्चर खोलने की अवस्था या नश्वर विकास अवस्था के चरम चरण पर होना चाहिए था, जैसे ही वे मूलभूत एपर्चर की खेती करते थे। शौर्य की आत्मिक शक्ति साधना में कोई प्रगति नहीं हुई। यह अभी भी छिद्र खोलने की अवस्था में अटका हुआ था। उसके भौतिक शरीर में सुधार हुआ, लेकिन ये 50 छिद्रों से अधिक नहीं था। एपर्चर ओपनिंग स्टेट एक मार्शल योद्धा की तरह था। अपने स्तर से परे लड़ना बहुत कठिन है। शौर्य के स्तर पर इतनी भयानक गति होना काफी भयावह है। पहले कई शक्तिशाली प्राणी इतने शक्तिशाली नहीं थे, लेकिन आज शौर्य अपनी गति का परीक्षण करने के लिए यहाँ नहीं था। उसकी आंखें ठंडी हो गईं क्योंकि उसकी आंखों में एक जटिल काला धब्बा बन गया था। स्टार अपन पंच। जैसे ही उसकी दाहिनी मुट्ठी पर काली रोशनी इकट्ठी हुई, उसने मुट्ठी भींच ली। वहां एक हल्का सा क्रिस्टल जैसा रंग भी था। ची प्रबल थी। शरीर से जुड़ी लगभग सभी दिव्य कलाएं बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं डालती अगर आप सिर्फ शरीर देवता कला का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि अगर आपके पास शक्ति देवता कला है तो यह बहुत शक्तिशाली होगी। दिव्य कला ने शरीर और शक्ति के सटीक उपयोग की अनुमति दी, जिससे शरीर अधिक दबाव को संभालने में सक्षम हो गया। बॉडी गॉड आर्ट हमेशा से शौर्य का सबसे मजबूत पक्ष रहा है। स्टार क्रिपलिंग पंच सीखना बेहद कठिन था। इन 10 दिनों में शौर्य बस इसका उपयोग करने में सक्षम था, लेकिन बस इतना ही था। इसकी शक्ति हरे Z/ से भी ज्यादा मजबूत थी। इस मुट्ठी की शक्ति 500 एपर्चर के करीब थी। शौर्य ने अपने हवा और बिजली के पंख फड़फड़ाए और तुरंत अनगिनत हवा के ब्लेडों को पार करते हुए बॉस के पीछे दिखाई दिया। बॉस फुर्तीला था। उसने शौर्य की चीख को महसूस किया। उसकी लंबी गर्दन हिल रही थी और उसकी चोंच, जो नीली हवा में लिपटी हुई थी, शौर्य पर चोंच मार रही थी। शौर्य पीठ पर मुक्का मारने की योजना बना रहा था, लेकिन उसने चोंच पर एक खतरनाक चीख को महसूस किया। अन्य दिव्य कलाओं की तुलना में उसकी रक्षात्मक दिव्य कला में केवल पहली ढाल शामिल थी। उसे इसके लिए फिर से रून नहीं मिला। उसे नहीं पता था कि दिव्य कला अपनी सीमा पर थी या नहीं। उनकी पहली ढाल इस समय सबसे कमजोर दिव्य कला थी। वह इस आघात को सीधे झेलने का साहस नहीं कर सका। चोंच को देखते ही शौर्य की आंखों में खौफनाक चमक आ गई। उसने अपनी बेहद डरावनी मुट्ठी से चोंच पर वार किया। दोनों में झड़प हो गई। हवा में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर चारों तरफ काली और हरी रोशनियां चमक उठीं और बादलों को उड़ा ले गईं। गड़गड़ाहट। टक्कर की यह आकाश को हिला देने वाली ध्वनि दूर तक गूंज उठी। दूर से आए कमजोर जानवरों ने चीख को महसूस किया और डरकर भाग गए। शक्तिशाली जानवरों ने शौर्य की दिशा की ओर देखा। तभी कुछ जानवर आने लगे। रोशनी गायब हो गई और शौर्य को बल के साथ कुछ किलोमीटर पीछे धकेल दिया गया। वह हवा में लटका हुआ था, जोर जोर से सांसें ले रहा था। स्टार क्रिपलिंग पंच शक्तिशाली था और विशुद्ध रूप से शक्ति देव कला प्रवर्धन का उपयोग करने की तुलना में अधिक सुरक्षित था, लेकिन यह बहुत अधिक खपत वाला था। वह अधिकतम 5 बार ही ऐसे हमले कर सकता है और वह आउट हो जाएगा। इस प्रकार इसका उपयोग केवल तुरुप के पत्ते के रूप में ही किया जा सकता है। नीले पक्षी के मालिक की चोंच में एक बहुत छोटी सी दरार दिख रही थी। उसमें से नीला खून टपक रहा था। शौर्य की आंखें चमक उठीं और वह मुस्कुराए बिना न रह सका। नीली चिड़िया का मालिक घायल हो गया था। ऐसा लग रहा था कि उसे मारने की अभी भी उम्मीद थी। इसकी शक्ति वास्तव में लगभग 500 एपर्चर थी, शायद इससे भी कम। ये सभी देव कलाओं वाले जानवरों में सबसे कमजोर होना चाहिए। इसका फायदा गति थी, लेकिन उसकी गति ज्यादा तेज थी। अगर वह इस नीले पक्षी बॉस को मार सकता है तो उसकी पवन देव कला जल्द ही वर्तमान मानचित्र की सीमा तक पहुंच जाएगी। उसका हरा Z/ बेहद मजबूत हो जाएगा। ये सोचकर शौर्य को बहुत अच्छा लगा। जब वह कमजोर था तो बॉस ने कई बार उसे परेशान किया।
ये सोचते ही शौर्य के पंख फड़फड़ाए और वह तुरंत गायब हो गया। नीले पक्षी के मालिक को खतरा महसूस हुआ और उसके पंख हिलने लगे। वह भी गायब हो गया। गड़गड़ाहट। एक और झड़प हुई और बॉस के पंजे स्पष्ट रूप से मुड़ गए और टूट गए। इसकी ची अव्यवस्थित हो गई। बुरी तरह घायल होने के बावजूद उसकी आंखें और अधिक क्रूर हो गईं। शौर्य एक बार फिर गायब हो गया। मैं तुम्हारा सिर फोड़ दूंगा। अध्याय 278। खरगोश जो शौर्य से डरता था। पॉकेट हंटिंग आयाम। गड़गड़ाहट। गड़गड़ाहट। री। हवा और बिजली के पंखों के साथ शौर्य नीले पक्षी से भी अधिक तेज हो गया। केवल गति के बल पर वह 2 हमलों के बाद नीले पक्षी मालिक के सिर के ऊपर पहुंचने में सफल रहा। स्टार अपंग पंच। शक्तिशाली और हिंसक मुट्ठी के बल ने नीले पक्षी मालिक के वायु रक्षा कवच को फाड़ दिया और उसके सिर में घुस गया, जिससे अंदर की हर चीज नष्ट हो गई। एक भयानक हड्डी टूटने जैसी आवाज हुई और नीले पक्षी के मालिक की आंखों की रोशनी गायब हो गई। उसके शरीर ने अपनी ताकत खो दी और नीचे गिरते ही उसके पंख फड़फड़ाना बंद हो गए। शौर्य ने ये देखा और एक गहरी सांस ली। उसकी मांसपेशियां दुख रही थीं। उसकी आत्मिक शक्ति समाप्त हो चुकी थी। उसने खुद को बहुत ज्यादा आंक लिया। ये सिर्फ 4 घूंसे थे और फिर भी उसे लग रहा था कि उसकी सारी शक्ति खर्च हो गई है। वह 5वां मुक्का भी नहीं मार सका। अभी तो वह बड़ी मुश्किल से ही हवा और बिजली की चमक झेल पा रहा था। लेकिन शौर्य को बहुत खुशी महसूस हुई। यह नीला पक्षी मालिक था। अतीत में इस नीले पक्षी ने उसे अपने पवन ब्लेड से ऐसे काट डाला था मानो वह कोई छोटा मुर्गी हो। वह खाई के सामने उतरा और उसने गोले को गिरते हुए देखा। वहां एक हरा पवन देव कला गोला, 6 लाल गोले और 4 बैंगनी गोले थे। अभी भी कोई दिव्य कला रून नहीं था। फिर उसने सोचा कि क्या उसे रून्स पाने के लिए कुछ भुगतान करना होगा। ये गिरावट दर बहुत कम थी। शौर्य ने तुरंत गोले उठा लिए और फिर चारों ओर देखा। इस युद्ध में कुछ शक्तिशाली जानवर शामिल हुए। उनकी ची 300 से अधिक एपर्चर वाली थी। वे उसकी बराबरी नहीं कर सकते थे, लेकिन उसके पास लड़ते रहने के लिए पर्याप्त शक्ति नहीं थी। उसे पहले भागना होगा। शौर्य ने हवा और बिजली के पंखों का इस्तेमाल किया और गायब हो गया। उनकी तुलना में उनकी गति बहुत तेज थी। हालांकि उन्हें उसके जाने का आभास हो गया था, लेकिन वे मौके पर केवल चीख ही सकते थे। शौर्य को बहुत अच्छा लगा। उसने पहले ठीक होने और दूसरे नीले पक्षी मालिकों को खोजने की योजना बनाई। अचानक बैंगनी बिजली की एक बोल चमकी और शौर्य के सामने एक सफ़ेद आकृति दिखाई दी। ये देखकर शौर्य की मुस्कान और भी सख्त हो गई। ऐसा लग रहा था कि सफ़ेद खरगोश के मालिक ने अपने बाल रंग लिए हैं। उसके सफ़ेद फर के माथे पर सोने का एक धब्बा था। उसके माथे पर बैंगनी सींग, जो पहले छोटा था, इस समय पूरी तरह से विकसित हो चुका था। इसकी लंबाई 1 मीटर से भी ज्यादा हो गई थी। ये बहुत तेज दिखाई दे रहा था, बिजली की चिंगारी से चमक रहा था। सुपर खरगोश मालिक ने उसे घूर कर देखा। किसी कारण से उसने उससे लड़ाई नहीं की और चिंतित लग रहा था। शौर्य उसकी हरकतों से भ्रमित हो गया। वह मौत तक घूरने के लिए तैयार था। उसने हमला क्यों नहीं किया? ऐसा लग रहा था कि वह उससे सावधान था, है ना? क्या वह इतना सुंदर था कि सफ़ेद खरगोश का मालिक भ्रमित हो गया? इस प्रकार शौर्य ने अपनी सबसे सुंदर मुस्कान दिखाई। ये देखना चाहता था कि क्या वह बॉस के साथ संवाद कर सकता है। हालांकि जैसे ही शौर्य ने ऐसा किया, सफ़ेद खरगोश मालिक की आंखों में भ्रम गायब हो गया। इससे पहले कि शौर्य कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, बैंगनी रंग की बिजली की एक चमक उस पर गिरी। जल्द ही उसकी दृष्टि अंधकार में डूब गई। जब शौर्य फिर से जागा तो वह दाव ज्ञानोदय कक्ष में वापस आ गया था। उसका शरीर दर्द से भर गया था। उस समय क्या हो रहा था? उसने सोचा कि वह बहुत सुंदर ढंग से मुस्कुराया, लेकिन बेवकूफ़ खरगोश ने फिर भी उस पर हमला करना चुना। शौर्य आत्मसंदेह में डूब गया। इंतजार। शौर्य का दिल ठंडा पड़ गया। उसे याद आया कि उसने 1 महीने पहले दूसरा शौर्य देखा था। वह उससे फिर कभी नहीं मिला था। क्या उस बेवकूफ़ खरगोश ने सोचा था कि वह वही शौर्य है? इससे उन चीज़ों की व्याख्या हो सकती है जो अभी हुई हैं। आखिरकार शौर्य नश्वर विकास की अवस्था में था और शायद खरगोश से ज़्यादा ताकतवर था। उसके पास भी उसके जैसी ही ची थी। सफ़ेद खरगोश के मालिक ने उसे तुरंत नहीं पहचाना। जैसे ही वह मुस्कुराया, उसे पहचान लिया गया। शौर्य। अगर उसे यह पता होता तो वह मुस्कुराता नहीं। शायद वह इससे उबर जाता। वर्तमान में शौर्य को इस बात की अधिक जिज्ञासा थी कि दूसरे शौर्य ने उस खरगोश को फिर से प्रकट करने के लिए क्या किया। शौर्य ने सोचा कि खरगोश 4 अधिपतियों द्वारा घेरे जाने के कारण मर गया। इसके बजाय वह जीवित रहने में कामयाब रहा और उसके बाल भी अच्छे दिख रहे थे। अधिपतियों ने उसका पीछा करना क्यों बंद कर दिया? उसे उम्मीद थी कि जब वह अंदर जाएगा तो उसे न तो खरगोश का सामना करना पड़ेगा और न ही दूसरे शौर्य का। उसने नीले पक्षी के मालिक को मार डाला और सोचा कि वह अजेय है। फिर भी उसे तुरंत मार दिया गया। शौर्य ने अपना सिर रगड़ा। ये दाव ज्ञानोदय कक्ष में उनकी आखिरी रात थी।
वे कल जाने वाले थे। शौर्य ने इस जगह को देखा और अनिच्छा महसूस की। वह 1 महीने में इतना सुधार कर सका, ये सब दाओ ज्ञानोदय कक्ष के कारण ही संभव हो सका। अन्यथा भले ही उसके पास पर्याप्त बैंगनी गोले, देवकला गोले और दिव्य कला होती, वह इतने कम समय में सीखना समाप्त नहीं कर पाता। उसके आने से पहले की तुलना में उसकी शक्ति कई गुना अधिक थी। उसकी सामान्य शक्ति ऐपचक खोलने की अवस्था के तृतीयक चरण तक पहुंच चुकी थी। इस बिंदु पर उसकी शक्ति मार्गरेट के लगभग समान होनी चाहिए। और उसे स्कूल में आए अभी 1 महीना ही हुआ था। उसने सोचा कि जब रिया और अन्य लोग उसकी प्रगति देखेंगे तो वे कितने हैरान होंगे। शौर्य बैठ गया और अपनी आंखें बंद करके आज प्राप्त देवकला के गोले को पचाना शुरू कर दिया। कल उसकी हरी जैद स्लैश और यहाँ तक कि हवा और बिजली के पंख भी और भी बेहतर हो जाएंगे। बीग फेडरल यूनिवर्सिटी के प्रथम वर्ष के छात्र शौर्य, आपका समय समाप्त हो गया है। दाओ ज्ञानोदय कक्ष समारोह बंद हो गया है। कृपया जितनी जल्दी हो सके चले जाएं। शौर्य ने ये रोबोट जैसी आवाज़ सुनी और जो नियम वह समझ सकता था वे गायब हो गए। इस प्रकार उसने आह भरी और उठ खड़ा हुआ। उन्हें आशा थी कि वह इसका पुनः उपयोग कर सकेंगे। फिर शौर्य ने दरवाज़ा खोला। बाहर तेज धूप थी लेकिन आरामदायक थी। वह बाहर चला गया और खींचा चला आया। उसी समय शौर्य के बगल का दरवाज़ा खुला और रिया मुस्कुराते हुए बाहर चला गया। उसे नहीं पता था कि नांगोंग जिंग और कियूएहेशा कब अंदर आए, लेकिन उन्हें बाहर आने में ज़्यादा समय नहीं लगा। उसे बस यहाँ थोड़ी देर इंतज़ार करना था। शौर्य और रिया को बाहर आते देख कमरे के सामने इंतज़ार कर रहे 4 लोगों ने इधर उधर देखा। उनमें से 2 छात्र थे और बाकी 2 शिक्षक या कर्मचारी लग रहे थे। जब उन्होंने शौर्य और रिया को देखा तो उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। 1 महीने पहले चारों ने लूजी और रिया को प्रवेश करते देखा था और वापस आने पर तुरंत इस बारे में ऑनलाइन पोस्ट किया था। पूरे डॉन सिस्टम में दाओ ज्ञानोदय कक्ष में नए छात्रों का प्रवेश दुर्लभ था, लेकिन जो भी इसमें गए वे अंततः युवा ड्यूक बन गए। उदाहरण के लिए नांगोंग जिंग और कियूएहेशा। अगले महीने शौर्य और रिया गायब हो गए। वे कक्षा में नहीं गए। किसी व्यक्ति के अनुसार जिसे इन दोनों का करीबी बताया गया था, ये म्यूक वे अपने छात्रावास में नहीं थे, इसलिए संभवतः वे हनीमून पर गए थे। लोगों को इस अनाम छात्र पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन अधिक लोगों को आश्चर्य हुआ कि शौर्य और रिया दाओ ज्ञानोदय कक्ष में कितनी देर तक रहे। शायद उन्होंने कुछ सीखा था और वे नहीं चाहते थे कि उन्हें परेशान किया जाए, इसलिए वे एकांत साधना में लग गए। यह उन लोगों के लिए बहुत सामान्य बात थी जो दाओ ज्ञानोदय कक्ष का उपयोग करते थे। आखिरकार दाओ ज्ञानोदय कक्ष में आपको बहुत ज्ञान मिलेगा। आप इसे मौके पर पूरी तरह से नहीं समझ सकते, इसलिए इसे पचाने के लिए आपको बाहर आने के बाद एकांत साधना से गुजरना होगा। 1 महीने तक एकांत साधना करना सामान्य बात थी। विद्यार्थी और शिक्षक इस बात को लेकर उत्सुक रहते थे कि साधना समाप्त होने के बाद वे मार्शल रैंकिंग में किस स्थान पर पहुंच सकते हैं। कुछ लोग शर्त लगाने लगे थे। हालांकि चारों को उम्मीद नहीं थी कि 1 महीने बाद लूजी और रिया दाओ ज्ञानोदय कक्ष से बाहर आ गए। यह क्या था? वे 1 महीने तक दाओ ज्ञान कक्ष में रहे। ऐसा कैसे हो सकता है? इसके लिए कितने अकादमिक क्रेडिट की लागत आएगी? अगर यह सच है तो ये 2 नए छात्र बहुत डरावने हैं। नए छात्रों के रूप में 1 महीने तक दाओ ज्ञानोदय कक्ष में रहना, इसने निश्चित रूप से डॉन सिस्टम में एक नया रिकॉर्ड बनाया। अध्याय 279। आप इससे इतने परिचित क्यों हैं? पॉकेट हंटिंग आयाम। शौर्य, जिसने अभी अभी साधना पूरी की थी, स्वाभाविक रूप से नहीं जानता था कि बाहरी दुनिया को उनके दाओ ज्ञानोदय कक्ष में प्रवेश के बारे में पता था। जब उसने देखा कि कैसे 4 लोग उसे और रिया को स्तब्ध भाव से देख रहे थे तो उसे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। ये लोग उसे इस तरह क्यों घूर रहे थे? हालांकि दाओ ज्ञानोदय कक्ष खाली नहीं हो सकता। नांगोंग जिंग ने पहले भी ऐसा कहा था जब वे पहली बार आए थे। सिस्टम ने उन्हें यह भी याद दिलाया कि समय कब खत्म हो गया था, इसलिए यह मामला काफ़ी महत्वपूर्ण होना चाहिए। फिर वह अजनबियों की तरफ मुस्कुराया। अगले 2 लोग अंदर जा सकते हैं, दाओ ज्ञानोदय कक्ष को खाली मत छोड़ो। चूंकि उसे यकीन नहीं था कि यह उनका पहली बार था और वह पहले ही कमरे में पूरा 1 महीना बिता चुका था, शौर्य को लगा कि उसे इन नौसिखियों को सिखाने का दायित्व है। ये सुनकर चारों को होश आया। दोनों छात्र शौर्य और रिया की ओर देखकर मुस्कुराए और अंदर चले गए। बाकी 2 बुजुर्ग अगले लोगों का इंतजार कर रहे थे और समय समय पर शौर्य और रिया की तरफ देख रहे थे। इस समय रिया ने शौर्य को देखकर मुस्कुराया। जब हम वापस आएंगे तो हम मुकाबला करेंगे। उसकी आवाज़ में आत्मविश्वास था। जाहिर है वह अपनी प्रगति से बहुत खुश थी। शौर्य ने भौहें उठाईं और मजाक किया, तुम्हें हारने का डर नहीं है? हो सकता है कि तुम जीत ना पाओ। रिया ने अपनी आंखें घुमाईं। ये लड़का हमेशा से ही इतना आत्मविश्वासी था। उसकी प्रगति को देखते हुए उसे उससे हारना नहीं चाहिए, है न? रिया ने इस विश्वास को बनाए रखा। आखिरकार उसे ऋषि की मूल शक्ति प्राप्त हुई थी। उसने बहुत तेजी से प्रगति भी की।
1 महीने में उसकी आत्मा शक्ति साधना का स्तर 100 एपर्चर तक पहुंच गया। उसने जो देव कला सीखी और लिनक्सी ट्रेजर मैनुअल दिव्य कला के साथ उसने और भी सुधार किया। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उसकी आत्मा की आंख वाली देवकला दाव ज्ञानोदय कक्ष में बहुत उपयोगी थी। शायद अन्य लोग दाव ज्ञानोदय कक्ष में कानूनों को केवल अस्पष्ट रूप से ही समझ सकते थे, लेकिन वह अपनी देवकला के बढ़ने के साथ इसे स्पष्ट रूप से देख सकती है। उसने दाव ज्ञानोदय कक्ष से शक्ति देवकला भी सीखी। ये निश्चित रूप से उसके लिए आश्चर्य की बात थी। अब उसकी युद्ध शक्ति निश्चित रूप से 300 एपर्चर से कम नहीं होगी। उसने शौर्य की प्रगति की जांच करने के लिए अपनी आत्मा की आंख का इस्तेमाल किया। उसने पाया कि उसकी आत्मा शक्ति साधना का स्तर उससे कहीं कमजोर था। उसका शरीर उससे ज्यादा मजबूत था, लेकिन ईश्वरीय कला और दिव्य कला के साथ वह आश्वस्त हो गई। ये सोचकर कि कैसे शौर्य ने उसे हर बार हराया था और इस बार उसे शौर्य को हराने का मौका मिला है, वह मुस्कुराई। आखिरकार वह उससे बदला लेने में सक्षम होगी। उसके हाव भाव देखकर शौर्य अवाक रह गया। बेवकूफों की तरह मुस्कुराना बंद करो। अगर तुम लड़ना चाहती हो तो बेशक मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। बस अगर तुम हार जाओ तो रोना मत। तुम ही रोओगे। रिया ने जब ये शब्द सुने तो उसे घूर कर देखा। वह इतने लंबे समय से नहीं रोई थी और वह भविष्य में भी नहीं रोएगी। इस समय 2 और दरवाजे खुले। नांगुंग जिंग और कियुए हेशा बाहर निकले। वे बहुत उत्साहित लग रहे थे और उनके चेहरे पर मुस्कान थी। जाहिर है उन्हें भी बहुत फायदा हुआ। शौर्य और रिया को बाहर देखकर वे वहां चले आए। नांगुंग जिंग मुस्कुराए। तुम्हें कैसा लग रहा है? शौर्य ने सिर हिलाया। बुरा नहीं है। दूसरी ओर रिया ने भी सिर हिलाया। मुझे बहुत फायदा हुआ है। कियुए हेशा मुस्कुराया। तो चलो पहले बाहर चलते हैं। हम यंगइंग को लेने जाएंगे। मैंने उसे 1 महीने से नहीं देखा है। मुझे उस छोटी बच्ची की याद आती है। तीनों ने कियुए हेशा को अजीब तरह से देखा। वे ये बिल्कुल नहीं बता पाए कि उसे बच्चे पसंद हैं, लेकिन सच तो यह है कि उन्होंने उसे 1 महीने से नहीं देखा है। उन्हें आश्चर्य हो रहा था कि वह बूढ़े नांगोंग के घर पर कैसे थी। चारों बाहर चलने लगे। वे पुनः शहर के द्वार पर आए। गार्ड बदल गया है। अब वह लुओ बिंकिंग नहीं था, बल्कि एक दुबला पतला भूरे बालों वाला युवक था। उन्हें देखकर युवक की आंखें चमक उठीं। नांगोंग, मैंने बूढ़े लुओ को ये कहते हुए सुना कि तुम लोगों को वास्तव में दाव ज्ञानोदय कक्ष में 1 महीना मिला है। तुमने कौन सा मिशन पूरा किया? यह इनाम बहुत बड़ा है। मुझे बहुत ईर्ष्या हो रही है। ये कैसा है? शौर्य का मुंह हैंग गया। यह आदमी शायद एक युवा ड्यूक था, लेकिन वह बहुत बातूनी था। नांगोंग जिंग मुस्कुराया। बुरा नहीं है। अगले साल 4 रेस सामाजिक समारोह में मैं आप सभी की रक्षा करूंगा। युवक ने खुश होकर कहा, यह अच्छी बात है, अब मैं थोड़ा आराम कर सकता हूं। उसने कियुए हेशा की ओर देखा और उसका मुंह हैंग गया। उसने कुछ नहीं कहा। फिर उसने शौर्य और रिया की ओर देखा। जब वह बोलने की योजना बना रहा था तो कियुए हेशा ने बीच में टोक दिया। डेरिक, शहर के फाटकों की रखवाली पर ध्यान दो। हम तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। फिर वह बाहर चली गई। ये देखकर नांगोंग जिंग ने डेरिक की ओर मुस्कुराकर देखा, जिसे अजीब लगा। तो हम चलेंगे। इसके बाद उसने शौर्य और रिया को साथ चलने का इशारा किया। दोनों जल्दी से उसके पीछे चले गए। जहाज पर शौर्य ने उत्सुकता से पूछा, क्या वह डेरिक भी एक युवा ड्यूक है? नांगोंग जिंग मुस्कुराया। हाँ, वह बुरा नहीं है, लेकिन वह हमसे थोड़ा कमजोर है। फिर उसने कहा, वह डेरिक गुलाबी बालों वाली लोमड़ी का प्रेमी है। शौर्य और रिया उसकी बातों से चकित हो गए। कोई आश्चर्य नहीं कि कियुए हेशा ने अजीब तरह से प्रतिक्रिया व्यक्त की। तो क्या उसे कियुए हेशा पसंद आया? शौर्य ने शांत चेहरे वाली कियुए हेशा पर नजर डाली। वह वाकई बहुत सुंदर थी। उसका स्वभाव बहुत ही आकर्षक था। संभवतः सभी पुरुषों को उसका प्रकार पसंद था। कियुए हेशा आलस से सोफे पर बैठ गई और खींची चली गई। मैं बहुत सुंदर हूँ, क्या लोगों का मुझे पसंद करना सामान्य बात नहीं है? शौर्य, रिया, नांगोंग जिंग, ये सच है, लेकिन अगर आप खुद ऐसा कहेंगे तो आप आत्ममुग्ध लगेंगे। शौर्य को अभी अभी याद आया कि उसका घर उसके पोस्टरों से भरा हुआ था। क्या वह स्वयं से प्रेम करती थी? माहौल अजीब हो गया। सौभाग्यवश बूढ़े नांगोंग की झोपड़ी तक वापस जाने में कुछ ही मिनट लगे। चारों लोग झोपड़ी के बाहर उतर गए। तभी उन्होंने बूढ़े नांगोंग और यंगइंग को नदी के किनारे बैठे देखा। बूढ़े नांगोंग के पास एक बड़ी मछली पकड़ने वाली छड़ी थी, जबकि यंगइंग के पास एक छोटी मछली पकड़ने वाली छड़ी थी। दोनों के चेहरे बिल्कुल एक जैसे थे। वे सभी उम्मीद से मछली पकड़ने वाली रेखा की ओर देख रहे थे। शौर्य और अन्य 3 उनके मिलते जुलते चेहरे देखकर चारों को लगा कि यह मजेदार है। हालांकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यंगइंग धैर्यपूर्वक मछली पकड़ लेगी। इसके बारे में सोचते हुए यंगइंग वास्तव में शांत थी और उसके चेहरे पर कोई खास भाव नहीं था। वह पूरे दिन धैर्यपूर्वक कार्टून देख सकती थी।
अब उसे एक अतिरिक्त शौक लग गया। चारों ने दोनों को परेशान नहीं किया और चुपचाप देखते रहे। कुछ ही पलों बाद यंगइंग की आंखें चमक उठीं और उसने अपनी छड़ी उठाई। एक बहुत बड़ी छपाक की आवाज़ सुनाई दी और फिर 4 मीटर लंबी एक भयानक दिखने वाली मछली उड़कर बाहर आई। यंगइंग की लंबाई सिर्फ 1 मीटर थी और उसने इतनी बड़ी मछली को पकड़ने के लिए एक छोटी सी छड़ी का इस्तेमाल किया। इससे चारों के चेहरे पर हैरानी की लकीरें उभर आईं। इस समय यंगइंग ने मछली को देखा और बूढ़े आदमी नांगोंग को खींच लिया। उसकी आवाज़ थोड़ी उत्साहित थी। दादाजी, मैंने एक छोटी मछली पकड़ी है। छोटी सी मछली। चारों अवाक रह गए। मछली धीरे धीरे हवा से नीचे उतरी और बूढ़े आदमी नांगोंग ने खुशी से कहा, यंगइंग वास्तव में अद्भुत है। दादाजी तुम्हारे लिए यह मछली पकाएंगे। बूढ़े आदमी ने कुछ नहीं किया और मछली अचानक हिलना बंद कर दिया और मर गई। इसके बाद मछली बूढ़े आदमी के सामने उतरी और फिर उसने मछली को थपथपाया। सभी तराजू और पूंछ साफ हो गए। शौर्य और रिया की आंखें चौड़ी हो गईं। यह क्या था? उन्हें कोई शक्ति महसूस नहीं हुई। ये बस एक सामान्य थपकी थी और इसका इतना असर हुआ। यंगइंग की उम्मीद भरी निगाहों के सामने बूढ़े नांगोंग ने जल्दी ही मछली को साफ किया और एक बड़ा भूनने का रैक और मसालों का सेट निकाला। बूढ़े नांगोंग को ध्यान से मछली भूनते देख उनके मुंह खुले रह गए। आप इससे इतने परिचित क्यों थे? इस समय बूढ़े नांगोंग ने कहा, तुम्हारी साधना समाप्त हो गई है। ऐसा लगता है कि तुम्हारी प्रगति काफ़ी अच्छी है, बुरी नहीं है। चारों मुस्कुराए। बूढ़े आदमी ने आगे कहा, अगर तुम भुनी हुई मछली खाना चाहते हो तो खुद जाकर मछली पकड़ो। ये यंगइंग के लिए है। उनकी मुस्कानें सख्त हो गईं। अभी केवल 1 महीना ही बीता था और इस बूढ़े आदमी ने यंगइंग को बहुत बिगाड़ दिया था। इस समय बूढ़े आदमी ने कहा, ओह हाँ, मुझे भी एक मछली लाओ। अध्याय 280 4328वां द्वंद्व ड्रॉ। पॉकेट हंटिंग आयाम। अंत में चारों ने मिलकर मछलियां पकड़ी और भूनी। नांगोंग जिंग ने बूढ़े आदमी नांगोंग और यंगइंग को खुशी से मछली खाते हुए देखा। बूढ़े आदमी, क्या आपको यंगइंग के साथ इस अवधि के दौरान कोई लाभ हुआ? अगर बूढ़े आदमी की शक्ति बढ़ जाए तो उसका जीवन भी सुधर जाएगा। ये बहुत सार्थक होगा। सभी लोग बूढ़े आदमी की ओर आशा भरी नज़रों से देख रहे थे। बूढ़े आदमी ने अपना सिर हिलाया। नहीं, मुझे कुछ नहीं मिला। यंगइंग तो बस अभी अभी पैदा हुई है। उसने अपनी जाति की विरासत को स्वीकार नहीं किया है। वह अपनी शक्ति का इस्तेमाल करना भी नहीं जानती। मैं भी इसे नहीं देख सकता। ये सुनकर चारों लोग थोड़े निराश हुए। उन्हें उम्मीद थी कि यंगइंग बूढ़े आदमी को सिखा सकती है, लेकिन यह इतना संभव नहीं लग रहा था। बूढ़े नांगोंग ने मुस्कुराते हुए कहा, ज़्यादा चिंता मत करो। शायद यंगइंग भविष्य में किसी समय विरासत स्वीकार कर ले। अभी भी 2000 साल बाकी हैं। शौर्य मुस्कुराया, हाँ, अभी भी बहुत समय है। खाने के बाद चारों ने यंगइंग को वापस ले जाने की योजना बनाई। बूढ़े नांगोंग के पास करने को अपने ही काम थे। यंगइंग ने जाने से पहले बूढ़े नांगोंग की ओर हाथ हिलाया। दादाजी, मैं अगली बार खेलने आऊंगी। बूढ़ा नांगोंग मुस्कुराया, अगर यंगइंग आती है तो दादाजी तुम्हारे लिए मछली भूनेंगे। चारों हंस पड़े। ये दोनों वाकई दादा पोती की जोड़ी लग रहे थे। यंगइंग ने नदी की ओर देखा। पिछले महीने उसने वहां से बहुत सारी मछलियां पकड़ी थीं। वह जानती है कि अंदर बहुत सारी अच्छी चीजें हैं और अब वह जाने वाली थी। बूढ़े आदमी, हम पहले जाएंगे। नांगोंग जिंग मुस्कुराया। बूढ़े नांगोंग ने सिर हिलाया। हम अपनी साधना को कम मत होने दो। सभी ने सिर हिलाया और जहाज पर चढ़ गए जो शुक्र ग्रह के लिए रवाना हो गया। अल्पविराम। उड़ते जहाज पर नांगोंग जिंग ने यंगइंग को उठाया और मुस्कुराया। यंगइंग बहुत अच्छी है। 6 साल में ये पहली बार है कि बूथमैन ने मुझसे शादी करने के लिए आग्रह नहीं किया। मैंने अपना मन बना लिया है। अब जब भी मैं बूथमैन को देखूंगा मैं यंगइंग को साथ लाऊंगा। यह अविश्वसनीय था कि बूढ़े व्यक्ति ने यह नहीं बताया कि वह उसके बच्चे को जन्म देना चाहता है। ये देखकर शौर्य और रिया मुस्कुराए। वह उम्मीद से परे थी। कियुए हेशा ने नांगोंग जिंग की ओर तिरस्कारपूर्वक देखा। आपको देखकर बूढ़े नांगोंग को चिंता करने का कारण है। लैन। नांगोंग जिंग तुरंत भड़क गया। तुमने क्या कहा? इस बार मेरी साधना बहुत आगे बढ़ गई। मैं तुम्हारी छाती तोड़ दूंगा। पफट, सिर्फ तुम्हारे साथ। हम बाद में जांचेंगे कि तुम में कितना सुधार हुआ है। कियुए हेशा मुस्कुराए। अपनी भयानक ची को महसूस करते हुए शौर्य और रिया इसके लिए काफी उत्सुक थे। पिछली बार उन्हें युवा ड्यूक स्तर की लड़ाई देखने को नहीं मिली थी, लेकिन अब वे देख सकते हैं। रिया ने भी लड़ने के इरादे से शौर्य की तरफ देखा। हम भी मुकाबला कर सकते हैं। शौर्य मुस्कुराया, यह आप पर निर्भर है। उसे परवाह नहीं थी। वह बहुत ताकतवर था। शौर्य को नहीं लगा कि रिया की प्रगति उसकी जितनी बड़ी थी। इस बीच यंगइंग ने जिज्ञासा से उनकी ओर देखा। क्या ये वयस्कों की दुनिया थी? नांगोंग जिंग के घर पर वापस आकर कियुए हेशा और नांगोंग जिंग अब और विरोध नहीं कर सके। वे तुरंत ऊपर की ओर दौड़े।
शौर्य ने रिया की उग्र आंखों को महसूस किया और बिना कुछ कहे अपना सिर खुजलाया। वे सभी युद्ध के दीवाने क्यों थे? क्या समूह में कोई भी सामान्य नहीं था? वह यंगइंग की ओर देखकर मुस्कुराया। यंगइंग, भाई बहन ऊपर कुछ करने जा रहे हैं, तुम यहाँ कार्टून देख सकती हो, ठीक है? यंगइंग ने सिर हिलाया, ठीक है। शौर्य मुस्कुराया। यंगइंग सबसे अच्छी थी। यंगइंग ने सोफे पर अकेले ही खेलना शुरू कर दिया। शौर्य और रिया ऊपर चले गए। वर्चुअल रियलिटी में नांगोंग जिंग और कियुए हेशा पहले से ही लड़ रहे थे। उनकी शक्तिशाली ची ने पहले ही मंच पर हवा की लहरें पैदा कर दी थीं। शौर्य और रिया ने जानबूझकर खुद को दसियों किलोमीटर दूर कर लिया। मंच का आकार वरीयता के आधार पर समायोजित किया जा सकता है, अन्यथा उन्हें दर्शक मोड में जाना होगा। दर्शक मोड एक फिल्म देखने जैसा था। वे ची को महसूस नहीं कर पाएंगे। अगर वे दोनों की शक्ति को महसूस करना चाहते थे तो दर्शक मोड का उपयोग न करना सबसे अच्छा था। नांगोंग जिंग सुनहरे रंग में फट गई क्योंकि उसके काले बाल सुनहरे हो गए। उसकी ची बहुत प्रभावशाली हो गई। शौर्य और रिया ने इसे देखा था। ये सुपर सैयान जिंग था। यह एक देव कला थी जो किसी के रूप को प्रभावित करती थी। कुछ शक्तिशाली देव कलाएं किसी के रूप को प्रभावित कर सकती हैं। उदाहरण के लिए, कियुए हेशा के बाल गुलाबी थे, लुओ बिंकिंग के बाल सफ़ेद थे। लेकिन ये सब कुछ यादृच्छिक था। नांगोंग जिंग की ची पिछली बार से बहुत ज़्यादा मजबूत थी। जाहिर है, उसने बहुत सुधार किया है। कियुए हेशा मुस्कुराए। उसका शरीर एक हल्के गुलाबी घूंघट से ढका हुआ था। उसकी ची बदल गई और स्वप्न जैसी हो गई। शौर्य ने कियुए हेशा की आकृति को देखा। उसका मन कुछ हद तक मदहोशी में डूब गया। उसे लगा कि उसने कियुए हेशा की मोहक आवाज़ अपने कान के पास सुनी है। उसका खून तेजी से दौड़ रहा था। उसने जल्दी से अपनी मानसिक शक्ति का इस्तेमाल करके इस भावना को दबा दिया। उसने पलटकर देखा कि रिया भी प्रभावित था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि नांगोंग जिंग ने कियुए हेशा को लोमड़ी दानव कहा। इस देव कला को कौन ले सकता है? शौर्य को तो ये भी संदेह था कि लड़ते समय कुछ प्रतिद्वंद्वी कियुए हेशा से प्यार करने लगेंगे। उसकी प्रतिद्वंद्वी नांगोंग जिंग सबसे ज्यादा प्रभावित हुई। शौर्य साफ तौर पर महसूस कर सकता था कि नांगोंग जिंग की ची थोड़ी कम हो गई है। नांगोंग जिंग को स्पष्ट रूप से इसकी उम्मीद थी और उसका चेहरा सामान्य था। उसकी सुनहरी आंखें चमक उठीं और उसकी लंबी टांगें जमीन पर पटकने लगीं। एक विस्फोट में वह कियुए हेशा के बगल में प्रकट हुई। गर्जन! सुनहरी मुट्ठी ने यह पार्श्विक दहाड़ लगाए और कियुए हेशा की खिलती हुई छाती की ओर प्रहार किया। भयानक माहौल ने शौर्य को डरा दिया। महिलाओं के बीच झगड़े भयानक थे। क्या वह वास्तव में कियुए हेशा की छाती पर मुक्का मारने वाली थी? कियुए हेशा ने अपने पैरों से जमीन को थपथपाया और एक निश्चित धुन गुनगुनाते हुए दूर चली गई। क्या ये वही दिव्य कला थी जिसके बारे में उन्होंने पिछली बार बात की थी? उसने अपने मानसिक बल से खुद को शांत करने के लिए मजबूर किया। सौभाग्य से, बैंगनी रंग के गोले का उपयोग करने के कारण उसकी मानसिक शक्ति काफी मजबूत थी। उसने रिया को देखा और पाया कि उसका चेहरा लाल था। शौर्य का मुंह हैंग गया। फिर उसने रिया को जगाने के लिए उसके कंधे पर थपथपाया। वह तुरंत होश में नहीं आ सकी। बाद में एक क्षण ऐसा आया जब वह हतप्रभ होकर पलकें झपकाने लगी। फिर उसका चेहरा लाल हो गया जब उसने शर्मिंदगी से कियुए हेशा को देखा। उसका भगवान कला! वह अब और क्या कहे, यह नहीं जानती थी। शौर्य ने सिर हिलाया। वाकई काफी शक्तिशाली। रिया ने अपनी आंखें घुमाईं। ये शक्ति का मामला नहीं था। नांगोंग जिंग सुनहरे रंग से चमक उठी और उसके शरीर पर एक सुनहरा कवच बन गया। उसकी दाहिनी मुट्ठी भी सुनहरी रोशनी से चमक उठी। शौर्य को नहीं पता था कि स्वर्ण कवच क्या दिव्य कला थी, लेकिन वह स्टार क्रिपलिंग पंच जानता था। उसकी मुट्ठी पर लगी ची इतनी शक्तिशाली थी कि दसियों किलोमीटर दूर से भी शौर्य और रिया को अपने ऊपर हवा चलती हुई महसूस हुई। हिया! नांगोंग जिंग दहाड़ा और मुट्ठी कियुए हेशा की छाती की ओर मारा। कियुए हेशा ने अपनी हथेली हिलाई और एक गुलाबी घूंघट ने नांगोंग जिंग की मुट्ठी को घेर लिया। जब नांगोंग जिंग की भयानक मुट्ठी ने उस गुलाबी रंग के घूंघट को छुआ तो वह कमजोर हो गया और अस्त व्यस्त हो गया। तभी दोनों हाथ आपस में भिड़ गए। गड़गड़ाहट, ची सभी दिशाओं में फैल गई। शौर्य और रिया और भी पीछे हट गए। सुनहरी और गुलाबी किरणों ने दसियों किलोमीटर का क्षेत्र कवर कर लिया। जब किरणें समाप्त हो गईं तो नांगोंग जिंग और कियुए हेशा ने लड़ना बंद कर दिया और कुछ 100 मीटर की दूरी पर खड़े हो गए। नांगोंग जिंग ने बड़बड़ाते हुए कहा, हम 4328वां द्वंद्व बराबरी पर। कियुए हेशा मुस्कुराया। अब तक एक जीत और एक हार, अन्य 4326 मुकाबले बराबरी पर समाप्त हुए। लू जी और रिया, उन्होंने तो कई द्वंद्व युद्ध लड़े थे। यदि वे प्रतिदिन एक लड़ाई भी लड़े तो भी इसमें 1 दशक से अधिक समय लग जाएगा। क्या वे एक दूसरे को जानने के बाद से ही झगड़ने लगे थे? ये सब भी लगभग बराबरी पर था। अंतर बहुत कम था। उनकी शक्ति ऐसी थी कि वर्तमान शौर्य उसकी तुलना नहीं कर सकता था।
दसियों किलोमीटर दूर से भी वह खतरे का आभास कर सकता था। अगर वह करीब जाता तो वह झटके को झेल भी नहीं पाता। लेकिन शौर्य की आंखें चमक उठीं। ज्यादा से ज्यादा उसे बस 2 साल की जरूरत है और वह उनसे आगे निकल जाएगा। इस तरह वह पूर्वी क्षेत्र की सभा में जा सकता था।